जय श्री कृष्ण एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास, है ना। सो देखो, कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी चल रहा था। यस और नो, आई होप आपने पहला पार्ट ऑलरेडी देख लिया है। हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी लास्ट क्लास में किया था। अराउंड 1.5 घंटे के आसपास की वीडियो मैंने आपको दी थी। आई एम ग्लैड बहुत सारे बच्चों ने वो वीडियो पूरी देखी है। इसका मतलब डेफिनेटली बहुत सारे बच्चे सीरियसली पढ़ना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं, याद नहीं करना चाहते हैं। बहुत बढ़िया। लास्ट क्लास की अगर मैं बात करता हूँ तो फटाफट से हम रिकॉल करते हैं दोस्त कि ऑपरेटिंग में हमने लास्ट क्लास में क्या किया था। हाँ, देखो आपके सामने एक मैंने प्रॉपर फॉर्मेट बना रखा है। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जो हमारा पहला पहला स्टेप होता है वो कौन सा होता है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। यहां से हम शुरू करते हैं। मैंने आपको एक एक चीज का लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दिया था कि यहां से शुरू क्यों करते हैं, कैसे निकलेगा, कुछ प्लस हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कुछ माइनस हो रहा है तो क्यों हो रहा है। ये सुनो, याद बात करने का हमारा कोई सीन नहीं होता, ठीक है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स ये हमने निकालना सीखा था। इसको दो टाइप से निकाल सकते हैं, दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो होता है कि सर जब आपको डायरेक्टली गिवन होता है, क्या गिवन होता है कि भाई आपको ये गिवन है इस साल का नेट प्रॉफिट, ठीक है। उसमें हमको क्या करना होता है, उसमें हमें टैक्स का इफेक्ट हटाना होता है, बिल्कुल सही। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का इफेक्ट हटाना होता है, बिल्कुल सही। एक तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका होता है जब आपको सरप्लस के बैलेंसेस गिवन होते हैं। क्या गिवन होते हैं? सरप्लस के क्लोजिंग बैलेंस, सरप्लस के ओपनिंग बैलेंस। यही तरीका है? हाँ सर, यही तरीका होता है। उस केस में हमको क्या करना होता है? उस केस में बस हमें दो चीजें एडिशनल करनी होती है, विच इज कि जो डिविडेंड इस साल आपने डिक्लेयर किया है, राइट, जो आप डिविडेंड दे रहे हो अपने शेयर होल्डर्स को, वो हमको क्या करना होता है? वो हमें ऐड बैक करना होता है। ये सब कुछ बेटा हमने बहुत डिटेल में समझा है फर्स्ट पार्ट में। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक बार जाके पहले फर्स्ट पार्ट देखो, तभी आपको इस क्लास में मजा आएगा। यस और नो, ठीक है। तो डिविडेंड ऐड करना होता है और जो रिजर्व्स में आपने प्रॉफिट ट्रांसफर किया होता है उसको ऐड बैक करना होता है। बाकी वही सेम, टैक्स का इफेक्ट हटाओ, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स का इफेक्ट हटाओ। ये हमारा क्या आ गया? ये हमारा आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। इसके बाद अब इस नेट प्रॉफिट में बहुत सारे आइटम्स होते हैं जो नॉन कैश होते हैं। हाँ सर, हाँ, नॉन कैश एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, नॉन कैश इनकम भी हो सकती है सर, एब्सोल्युटली करेक्ट। उसके बाद नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स भी हो सकते हैं सर, कुछ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, कुछ नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स भी हो सकती है। अपने को क्या चाहिए? अपने को तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज चाहिए, है ना। तो जो नॉन कैश है उसको भी हटाओ और जो नॉन ऑपरेटिंग है उसको भी हटाओ। तो हमने क्या किया? सबसे पहले जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और या नॉन कैश एक्सपेंसेस है उसको ऐड बैक किया। सो जैसे कि डेप्रिसिएशन क्या है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस है लेकिन नॉन कैश, नॉन कैश, गुडविल रिटर्न ऑफ, प्रोविजन, इन सबको ऐड किया। और जो नॉन ऑपरेटिंग है सर, जैसे कि लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, है ना, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर्स, इन सबको भी ऐड बैक कर दिया, बिल्कुल सही। उसके बाद जो नॉन कैश इनकम है या नॉन ऑपरेटिंग इनकम है सर, जैसे कि डिविडेंड रिसीव्ड, आपको डिविडेंड रिसीव हुआ है, नॉन ऑपरेटिंग है, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है सॉरी, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये सब हमने क्या किया? लेस किया, क्योंकि आपके प्रॉफिट में एडिड है, हमको हटाना है तो लेस कर दिया। ये सब करने के बाद हमारा क्या आता है सर? ये सब करने के बाद हमारा आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। क्योंकि मैंने नॉन ऑपरेटिंग चीजें हटा दी है, हाँ सर हाँ, तो इसको क्या बोलेंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब ये मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। अब ये वर्किंग कैपिटल भी हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि भाई वर्किंग कैपिटल के जो चेंजेस होते हैं, इसका मतलब क्या है? जो आपके करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज में चेंजेस हुए हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस का जो डिफरेंस होता है उसका इफेक्ट मुझे यहां पे लेना होता है। समझा था हमने क्लास में? सर यहां पे चार चीजें आती है। करंट एसेट या तो बढ़ सकता है या कम हो सकता है, करंट लाइबिलिटी भी या तो बढ़ सकती है या तो कम हो सकती है। सर बिल्कुल सही बात है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। सर याद कैसे करना था? समझा तो आपने दिया था, एग्जाम में आपने समझा दिया कैसे करना है, लेकिन इसको एक बार याद करने का तरीका समझा दो। तो मैंने आपको कहा था कि सिर्फ एक आइटम याद करना है। क्या करना है? सिर्फ एक आइटम, विच इज कि भाई अगर करंट एसेट आपके क्या हो रहे हैं बेटा? डिक्रीज हो रहे हैं। अगर आपके करंट एसेट्स क्या हो रहे हैं? डिक्रीज हो रहे हैं। बोलो हाँ या ना? हाँ सर हाँ। तो क्या करेंगे बेटा? अरे बताओ मुझे। देखो बेटा देखो, अरे यहाँ पे आओ बेटा, यहाँ पे आओ ना, देखो ये देखो सर, ये सब हमने किया था। हाँ सर हाँ, देखो डिक्रीज इन करंट एसेट्स, यस सर यस। अगर आपके करंट एसेट्स डिक्रीज हो रहे हैं इसका मतलब ऐड करना है। समझा था? डेटर के अकाउंट से हमने एक डेटर का अकाउंट बनाया था, समझा था कि भाई अगर आपके ओपनिंग बैलेंस में 1 लाख रुपए है, क्लोजिंग बैलेंस में 80,000 है, मतलब 20,000 हमको एडिशनली मिला है। यस सर यस, ऐड कर देंगे। एक बार ये वाला पॉइंट आपको याद आ गया, बाकी सब तो उल्टा फुल्टा चलेगा। क्या चलेगा सर? उल्टा फुल्टा। करंट एसेट और करंट लायबिलिटी कभी
दोस्त नहीं हो सकते। तो अगर भाई करंट एसेट का गिरना ऐड हो रहा है तो करंट लायबिलिटी का गिरना लेस होता है, बिल्कुल सही। उसके बाद अगर करंट एसेट का डिक्रीज ऐड हो रहा है तो करंट एसेट का इंक्रीज लेस होगा, हाँ। और इसी का अपोजिट आपका करंट लायबिलिटी, कि भाई जब करंट लायबिलिटी बढ़ेगी तो वो ऐड हो जाएगा। तो ये सब चीजें आप आराम से याद कर सकते हो। इसके बाद हमारा क्या आ गया था, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। ये हमने लास्ट क्लास में किया था। इन सब के जितने भी मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं, इन सब के मैंने आपको क्वेश्चंस भी कराए थे। अब इसके आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। आज इसको खत्म कर देंगे, एब्सोल्युटली यस, एब्सोल्युटली यस। इस क्लास में ही हमारा ऑपरेटिंग खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्त सबसे पहले हम बात करने वाले टैक्स की कहानी की। मैंने आपको कहा था मैं आपको टैक्स की एक कहानी सुनाने वाला हूँ। क्या सुनाने वाला हूँ, टैक्स की एक कहानी सुनाने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं। अब मेरी बात सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। आज की क्लास शुरू करते हैं, आ जाओ। ऑलराइट, तो मेरी बात सुनो बेटा। सबसे पहले अगर आपको याद हो, पहला स्टेप हमने क्या किया था, पहले स्टेप में हमने निकाला नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बोलो हाँ या ना सर। पहले स्टेप में हमने क्या निकाला, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, है ना। अब बिफोर टैक्स का मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि भाई टैक्स का जो भी आपका इफेक्ट है उस सबको हटाना है, बिल्कुल सही बात। जो आपका टैक्स का इफेक्ट इस नेट प्रॉफिट पे आया था उसको हटाना है। तो आपने क्या किया था, आपने बोला कि जो भी मेरा करंट ईयर का टैक्स का एक्सपेंस है, करंट ईयर टैक्स का एक्सपेंस, तो मैंने आपने क्या किया था, अरे बताओ आपने क्या किया, टैक्स को ऐड कर दिया था। करंट ईयर टैक्स का एक्सपेंस आपने ऐड कर दिया था। लॉजिक क्या था सर, सुनो मेरी बात ध्यान से, सारे बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। ये आपने ऐड किया था। आपको बेटा क्या गिवन होता था, आपको मैं ये दिखाता हूँ, ये देखो, ये देखो। जो बच्चों को याद नहीं आ रहा मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो। हमने एक ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था, याद है, ये देखो, है ना। हाँ सर हाँ। आपको अगर क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपको क्वेश्चन में अगर नेट प्रॉफिट गिवन है, सो दिस नेट प्रॉफिट इज आफ्टर टैक्स। जो भी आपका टैक्स होगा वो लेस करने के बाद, हाँ। तो हमने क्या किया था, जो भी मेरा करंट ईयर का टैक्स का एक्सपेंस होता है उसको ऐड बैक कर दिया। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये आपने किया था। हाँ सर ये मैंने किया था। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे कि टैक्स का होता क्या है, टैक्स का प्रोविजन क्यों बनता है, सब सुनेंगे। आ जाओ, कहानी सुनाओ सर, कहानी। ये देखो बेटा, ये आपका मान लो फाइनेंशियल ईयर है। फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक का, 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 तक का। यस और नो, हाँ सर हाँ। ये क्या है बेटा, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है। ऑल राइट, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या हुआ बेटा, आपने इस साल कुछ पैसा कमाया। अरे धंधा क्यों कर रहे हो बेटा, बिजनेस क्यों कर रहे हो, सर प्रॉफिट कमाने के लिए। तो ये आपने प्रॉफिट कमाया, ठीक है। दिस इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मतलब बाकी सारे एक्सपेंसेस आपने माइनस कर दिए, सब माइनस कर दिया सर। ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग, फलाना ढिंगाना सब माइनस हो चुका है, सब प्लस हो चुका है। इसको हमने बोला प्रॉफिट बिफोर टैक्स, कि ये मेरे पास प्रॉफिट है जिसमें से मुझे टैक्स को पे करना है। हाँ अब बेटा बात ऐसी है कि आपने 31 मार्च को ये तो निकाल लिया कि ये मेरा प्रॉफिट है, दैट इज बिफोर टैक्स। अभी मैंने टैक्स को पे करना बाकी है। हाँ मजे की बात यह है कि आपको कितना टैक्स पे करना होता है ये 31 मार्च को पता नहीं चलता। सर क्यों, क्योंकि बेटा टैक्स की वर्किंग अलग से होती है, टैक्स की वर्किंग अलग से होती है। हाँ टैक्स के लिए एक अलग से कानून बना हुआ है, अगर आपने कभी सुना हो न्यूज में, दैट इज इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन हम आपको प्रैक्टिकल नॉलेज बिल्कुल देंगे। आ जाओ सर, क्या है इनकम टैक्स एक्ट 1961। हाँ इसके अकॉर्डिंग अलग से प्रॉपर वर्किंग होती है। क्या होती है, प्रॉपर वर्किंग होती है। अलग से प्रॉफिट निकाला जाएगा, सब कुछ अलग से होगा, और तब जाके आपको पता चलता है कि आपने टैक्स कब और कितना पे करना है। अगर मैं कंपनीज की बात करता हूं तो कंपनीज को क्या, कंपनीज को कब तक पे करना होता है, मान लो बेटा सितंबर के आसपास तक, ठीक है। या फिर मैं आपको बोलता हूं जुलाई से सितंबर के बीच में, जुलाई से सितंबर के आसपास कंपनीज को पता चल जाता है कि उन्होंने कितना टैक्स पे करना है। क्यों बेटा, क्योंकि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं वो टैक्स ऑडिट करते हैं, मतलब आपकी अकाउंटिंग को चेक करते हैं, इनकम टैक्स एक्ट अप्लाई करते हैं। तो बहुत सारी चीजें होती है भाई, जब सीए करोगे तब आपको पता चलेगा, अगर करोगे तो, राइट, ठीक है। तो इसका मतलब 100 बात की एक बात यह है बेटा कि 31 मार्च को आपको ये नहीं पता होता कि आपने एग्जैक्ट टैक्स कितना पे करना है, क्योंकि उसकी वर्किंग तो अलग होती है। सर सही बात है। एक सेकंड रुको बेटा, एक सेकंड रुको। ऑलराइट, सुनो मेरी बात ध्यान से, ध्यान से सुनो। मैंने क्या बोला कि 31 मार्च को आपको ये नहीं पता होता कि आपने कितना पे करना है, लेकिन आपको ये तो पता होता है कि आपने पे करना है। बोलो हाँ या ना। अरे ये तो मुझे पता होता है ना सर कि मैंने पे करना है। तो बेटा जब आपको ये पता है कि आपने पे करना है, कितना पे करना है नहीं पता, उसी के लिए तो प्रोविजन बनता है।
सर प्रोविजन का कॉन्सेप्ट ही क्या होता है कि आपको पता है कि आपका या तो नुकसान होने वाला है या एक्सपेंस होने वाला है, आपने कुछ पे करना है, लेकिन उसका एग्जैक्ट अमाउंट आपको नहीं पता होता, उसी केस में हम प्रोविजन बनाते हैं, इसलिए प्रोविजन फॉर टैक्स। बात समझ में आ गई कि सर प्रोविजन फॉर टैक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपको 31 मार्च को ये नहीं पता होता ना कि मैंने एग्जैक्ट कितना पे करना है, ये जरूर पता होता है कि मैंने पे करना है क्योंकि मैंने प्रॉफिट कमाया है। सही बात है, राइट। तो इसका मतलब आपने क्या किया है, आपने इस साल का टैक्स का एक्सपेंस रिकॉर्ड किया है। हाँ सर हाँ, एस्टिमेटेड बेसिस पे। बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। अब जो आपने टैक्स रिकॉर्ड किया है, एक्सपेंस रिकॉर्ड किया है, आप कब पे कर रहे हो बेटा? आप बताओ, ये जो आपने टैक्स का एक्सपेंस रिकॉर्ड किया है, मान लो अगर इतना ही पे करना है, लेकिन पे कब होता है बेटा? पे होगा तब जब आपकी रिटर्न फाइल होती है। आपको पता है इनकम टैक्स रिटर्न होती है? अरे आपको पता है क्या सर, एक इनकम टैक्स रिटर्न होती है ना? जितने भी इंडिविजुअल्स भी हैं, अगर आप बाद में जाके पैसा वैसा कमाओगे, अगर क्या बेटा कमाओगे ही, राइट, ठीक है, जब पैसे कमाओगे तो सरकार को टैक्स पे करना होता है, उसके लिए हमको एक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है ना? सबको करनी होती है, कंपनीज को भी करनी होती है। तो बेटा क्या होता है, रिटर्न वो फाइल कब होती है? सितंबर अक्टूबर में। कब होती है? सितंबर अक्टूबर में। तो 31 मार्च 2022 जब आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है, उसकी रिटर्न, उसका जो टैक्स का पेमेंट है बेटा, वो अगले साल पे होता है, जैसे डिविडेंड के साथ होता है, बिल्कुल वैसा ही। अब बात समझ रहे हो? सर पे कब होगा? ये आपका पे होगा टू बी पेड इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। टू बी पेड इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। क्या ये बात समझ में आ गई एवरीबॉडी? टू बी पेड इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो मतलब सर, मतलब ये बेटा आपका जो कैश का फ्लो हो रहा है, आपका जो कैश का फ्लो हो रहा है वो इस साल हो रहा क्या? नहीं। कब हो रहा है? अगले साल हो रहा है। जैसे हमने डिविडेंड में पढ़ा कि भाई जो करंट ईयर का डिविडेंड होता है वो अगले साल पे होता है। हाँ सर हाँ, ऐसे ही टैक्स का भी होता है कि टैक्स जो हमारा इस साल का बनता है वो मैं पे कब कर रहा हूं बेटा? वो मैं पे कर रहा हूं अगले साल में। ये बात समझ में आती है? हाँ सर हाँ। तो मेरी बात सुनो ध्यान से, मैं एक बात लिखूं यहाँ पे कि जो आपका करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स होता है, करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स होता है, क्या मैं यहां लिख सकता हूं इज पेड इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर? यस सर। ये बात सबको समझ में आ गई? बिल्कुल सर बिल्कुल, आज ही समझ में आई है, ठीक है। पेड इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। हमारा जो कैश का आउटफ्लो होगा वो कब होगा सर? अगले फाइनेंशियल ईयर में होगा। तो बेटा मुझे एक बात बताओ ना, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं मान लो ठीक है, अगर मुझे बेटा इस साल का कैश फ्लो बनाना है, किस साल का? 2021-22 का, 2021-22 का। हाँ सर हाँ, मुझे तो इस साल का बनाना है। हाँ सर हाँ, इस साल में तो ये फ्लो नहीं हुआ। हाँ, लेकिन बेटा क्या पिछले साल का जो प्रोविजन आपने बनाया होगा, क्या वो इस साल पे होगा? अगर इस साल का प्रोविजन अगले साल में पे हो रहा है, तो क्या पिछले साल का प्रोविजन, पिछले साल का मतलब जो प्रीवियस ईयर आपने टैक्स एक्सपेंस रिकॉर्ड किया होगा, जो आपका प्रीवियस ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स होगा, प्रीवियस ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स होगा, क्या वो आपका इस साल में पे होगा? पेड इन करंट फाइनेंशियल ईयर। बोलो यस और नो? ओ, समझ में आया कि भाई पिछले साल आपने बनाया प्रोविजन, पिछले साल मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 31 मार्च 2020, है ना? जो आपने पिछले साल बनाया होगा सर, पे तो वो 2020-21 में होगा। हमारा ईयर कौन सा है? सॉरी, यहाँ पे लिखो 31 मार्च 2021। हमारा प्रीवियस ईयर कब खत्म होगा बेटा? अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा होगा? 2020-21। हाँ सर हाँ। करंट ईयर कौन सा है? 2021-22। सही बात है। तो जो पिछले साल का प्रोविजन होगा, क्या बेटा वो इस साल पे होगा? हाँ सर हाँ, वो इस साल पे होगा। ये बात सबको समझ में आ गई? पहली कहानी तो ये है, कहानी का पहला पार्ट ये है। अगर मैं इसका एग्जाम्पल आपको करवाऊं, ध्यान से मेरी बात सारे बच्चे सुनेंगे, ठीक है। मान लो बेटा आपको बैलेंसेस गिवन है 31 मार्च 2021 और 31 मार्च 2022। यहां पे आपको गिवन होगा क्या सर? प्रोविजन फॉर टैक्स। क्या गिवन होगा? प्रोविजन फॉर टैक्स। सही बात है ना? कितना गिवन है सर? हमको गिवन है बेटा, लेट्स से कुछ भी ले लो, एग्जाम्पल में क्या ही फर्क पड़ रहा है, 1 लाख, ये आपको गिवन है 1,20,000, ठीक है, राइट। सर ये बात हमको समझ में आ गई कि इसका मतलब ये हम इस साल आउटफ्लो में लेंगे, ये मैं इस साल पे करूंगा। मैं कैश फ्लो कब का बना रहा हूं? मैं कैश फ्लो बना रहा हूं 2021-22 का, करेक्ट? हाँ सर हाँ। ये मेरे पिछले साल का प्रोविजन है, जो पिछले साल मैंने बनाया होगा। ये मेरे करंट ईयर का प्रोविजन है। बोलो यस और नो? हाँ सर हाँ। बात सही कर रहा हूं मैं? बिल्कुल बात सही कर रहा हूं, ठीक है।
तो बेटा जो पिछले साल प्रोविजन बनाया होगा क्या वो मेरे इस साल के कैश फ्लो में आना चाहिए? हाँ आना चाहिए, क्योंकि पिछले साल जो प्रोविजन बनाया था वो मैंने इस साल पे किया है, तो आउटफ्लो इस साल होगा। बिल्कुल सही सर। ये क्या है? ये करंट ईयर का एक्सपेंस है। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, यहां तक क्लियर है? ठीक है, क्लियर है। तो समराइज मैंने कर दिया कि पिछले साल का प्रोविजन इस साल पे होता है और करंट ईयर का अगले साल पे होगा। अब मेरी बात सुनो बेटा, मेरी बात सुनो। जब मैंने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाला था, सर क्या निकाला था? ये देखो, जब मैंने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाला था, हाँ सर हाँ, यहां पे ले चलता हूं मैं आपको। देखो 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 सर, कहाँ गया? ये रहा, अरे ये रहा, ये देखो। जब मैंने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकाला था, यहां पे मैंने एक ऐड किया था क्या सर? प्रोविजन फॉर टैक्स। किसका सर? करंट ईयर का। किसका ऐड किया था? करंट ईयर का। क्यों बेटा यहां मैंने करंट ईयर का क्यों ऐड किया था? सुन लो मेरी बात ध्यान से। सर जब मैंने इस साल का नेट प्रॉफिट निकाला है, ये जो मैंने नेट प्रॉफिट निकाला, ये देखो, ये जो मैंने नेट प्रॉफिट निकाला, सर एक्सपेंस किसकी बात हो रही है? यहां पे कैश फ्लो की बात नहीं हो रही है कि पे कौन सा किया, नहीं बेटा, जो मैंने एक्सपेंस रिकॉर्ड किया वो तो करंट ईयर का रिकॉर्ड किया। सोचो आराम से, रुको 1 मिनट के लिए, सोचो कि यार जब मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा, सर क्या बनाया होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हाँ सर हाँ। तो जो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टैक्स का एक्सपेंस रिकॉर्ड किया है, प्रोविजन फॉर टैक्स, अरे वो तो करंट ईयर का ही है। हाँ सर हाँ। अब बात समझ रहे हो? सर करंट ईयर का ही है, ऑफ कोर्स एस्टिमेशन बेसिस पे। हाँ, तो जो मैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालूंगा उसमें तो प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का ही रिकॉर्ड करूंगा। बिल्कुल सही, क्योंकि मुझे तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है। एब्सोल्युटली करेक्ट। लेकिन अब मेरी बात सुनो ध्यान से, मेरी बात सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। सर अब आपने ये सब निकाल लिया, हाँ सब निकाल लिया। आपने जब क्या निकाल लिया सर? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। क्या निकाला? ये देखो, एंड में जाके जो आपने क्या निकाल लिया? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, राइट। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस के बाद मैंने आपको कहा था कि मैं टैक्स का इफेक्ट लूंगा। बिल्कुल, तो बेटा यहां पे जो मैं माइनस करूंगा वो क्या करूंगा? अब मुझे कैश फ्लो के अकॉर्डिंग लेना है इनकम टैक्स पेड इन करंट ईयर, पेड ड्यूरिंग करंट ईयर। सुन लो ध्यान से, ठीक है। अगेन बेटा बार बार मैं आपको बोलता हूं, 2 तरीके हैं, या तो समझ लो या याद कर लो, ठीक है, आपकी मर्जी है। सुनो ध्यान से, मैंने आपको क्या बोला, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि जब आपने यहां पे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाला, हाँ मुझे नेट प्रॉफिट निकालना था। अभी मुझे क्या निकालना था? नेट प्रॉफिट। अभी मैं यहां पे कैश वाले आइटम्स या नॉन कैश आइटम्स की बात ही नहीं कर रहा था। मैंने क्या बोला कि भाई मेरे पास एक नेट प्रॉफिट है जिसमें से इस साल का जो टैक्स का एक्सपेंस है वो लेस हो चुका है। तो मैंने क्या किया था बेटा? मैंने इस साल के टैक्स के एक्सपेंस को ऐड कर दिया था, क्योंकि मुझे टैक्स का इफेक्ट हटाना था। बिल्कुल सही बात। उसके बाद मैंने कैश का इफेक्ट लेना चालू किया कि नॉन कैश आइटम को हटाओ, नॉन ऑपरेटिंग आइटम को हटाओ। हाँ सर हाँ। और जाके मैं कहां पहुंचा हूं? मैं पहुंचा हूं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन से। सर कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या था? कि जो मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हैं, राइट, जो मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हैं उनसे कितना कैश जनरेट हुआ है। हाँ, मैंने कहा था टैक्स का इफेक्ट तो लेना पड़ेगा। बेटा जो टैक्स है क्या वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है? हाँ। अगर आप अपने बिजनेस प्रॉफिट पे टैक्स पे कर रहे हो, क्या पे कर रहे हो सर? बिजनेस के प्रॉफिट पे टैक्स पे कर रहे हो, तो क्या वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है? हाँ, तो लेस तो होगा। लेकिन अब क्योंकि मैं तो कैश फ्लो में की बात कर रहा हूं ना, किसकी बात कर रहा हूं? कैश फ्लो की। तो मैं क्या लेस करूंगा? जो मैंने इनकम टैक्स पे किया है। और मैंने इनकम टैक्स कौन सा पे किया है? मैंने इनकम टैक्स पे किया है जो मैंने प्रीवियस ईयर का प्रोविजन बनाया था। बात समझ में आई है? एवरीबडी आराम से सोचो। इसका मतलब सर, इसका मतलब जब मैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालता हूं तो करंट ईयर का प्रोविजन ऐड करता हूं। हाँ सर हाँ, क्योंकि उस टाइम पे मुझे एक्सपेंस के बारे में सोचना है कि इस साल का एक्सपेंस कौन सा है। बिल्कुल सही। जब मैंने कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस निकाल लिया है, अब मैं यहां पे सिर्फ कैश आउटफ्लो इनफ्लो की बात कर रहा हूं। हाँ, तो जो मुझे लेस करना है वो क्या लेस करना है? जो मैंने टैक्स पे किया। अब मैंने टैक्स पे कौन सा किया बेटा? टैक्स मैंने पे किया जो पिछले साल का एक्सपेंस था, जो मैंने इस साल पे किया, विच इज इनकम टैक्स पेड इन द करंट ईयर। मुझे फटाफट से बताओ, बात समझ में आ गई? मैं अगर आपको इसका अकाउंट बना के दिखाऊं, हर तरीके से मैं आपको सिखा दूंगा। देखो, अगर मैं प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बना के आपको दिखाता हूं, ऑल राइट। देखो सर, देखो प्रोविजन फॉर टैक्स क्या है? हमारी लाइबिलिटी है। ऑफ कोर्स आपने पे करना है ना भाई। आपने क्या करना है सर? आपने प्रोविजन फॉर टैक्स पे करना है। एब्सोल्युटली करेक्ट। क्या लाइबिलिटी है? हाँ सर हाँ। तो यहां पे आपने लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सर ये बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन में क्या आएगा? पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस। बिल्कुल सर, कितना था हमारा? 1 लाख रुपीस।
जो ये पिछले साल का क्लोजिंग है मेरा इस साल का ओपनिंग बन जाएगा, और आपको यहां पे दे रखा है इस साल का क्लोजिंग बैलेंस। सर इस साल का क्लोजिंग बैलेंस 1,20,000 है। हाँ, अब मेरी बात सुनो, क्या क्वेश्चन में और कुछ गिवन है? अजी नहीं सर, कुछ भी गिवन नहीं है। तो बेटा मैं क्या मान रहा हूं, मैं ये मान रहा हूं कि जो मेरा पिछले साल का ओपनिंग बैलेंस है वो मैंने इस साल पे किया होगा। एंट्री क्या करी होगी? प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। आप सोचो, लायबिलिटी पे कर रहे हो तो लायबिलिटी अकाउंट क्या होता है? डेबिट। जैसे क्रेडिटर्स को पे करते हो तो क्रेडिटर्स डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो यहां पे आपने लिखा टू बैंक अकाउंट। ओ हो, क्या बात है सर, 1 लाख बोलो हाँ या ना। और बेटा जो इस साल का आपका क्लोजिंग बैलेंस दिख रहा है, आप क्या मान रहे हो कि जो ये क्लोजिंग बैलेंस है मतलब जो आपने इस साल प्रोविजन बनाया है। यस और नो? आपने जो इस साल प्रोविजन बनाया है। अब मुझे बताओ, जब आप प्रोविजन बनाते हो तो कैसे बनाते हो? दिखा रखा है मैंने आपको कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते हो कि सर ये मेरा इस साल का एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स। बोलो हाँ या ना। क्या यही एंट्री आपने वहां पे पास कर रखी है? एग्जैक्टली। यस और नो? कितनी सर? 1,20,000। तो यहां पे आप क्या लिखोगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो आपने इस साल का प्रोविजन क्रिएट किया है। बिल्कुल सर बिल्कुल, ये आपका अकाउंट बन गया। क्या बन गया? ये आपका अकाउंट बन गया। फटाफट से बोलो क्या समझ में आ गया? दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि भाई अगर क्वेश्चन में आपको बस ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, किसके? टैक्स के, तो क्या बोलोगे? जो पिछले साल का टैक्स है वो आपने इस साल पे किया होगा। सर इस साल जो मैंने पे किया होगा उसका क्या होगा? उसका बेटा आपको कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस में से माइनस करना है। यस और नो? लेस इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द करंट ईयर। बिल्कुल सही। और जो आपका करंट ईयर का एक्सपेंस होता है, इसका क्या यूज होता है? इसका यूज होता है स्टेप नंबर 1 में, जब आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना होता है। क्या निकालना होता है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना होता है, वहां पे आप इसको ऐड कर देते हो। क्या मेरी बात समझ में आ गई? एवरीबडी क्लियर है? हाँ सर हाँ। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ये हो गया। इसका मैं आपको एक एग्जांपल करवाऊंगा बेटा। अरे मैं आपको हर एक स्टेप का एग्जांपल करवाऊंगा, टेंशन काहे को ले रहे हो? रुको रुको रुको, क्योंकि जितने ज्यादा हम एग्जांपल करेंगे उतना ज्यादा आपको क्लियर होगा। एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, देखो अब हम एक पूरा का पूरा एग्जांपल करेंगे स्टेप नंबर 1 से लेके यहां तक। ठीक है, मैं आपको इतने एग्जांपल्स करवा दूंगा कि पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। ये हमारा एग्जांपल है, इसको मैं थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर देता हूँ, फॉन्ट बढ़ा दिया। हाँ जी ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पूरा का पूरा यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जहां तक हमने कर लिया है, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस तक कर लिया है, वहां तक आपका ये पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। देखो आपको क्या गिवन है? ग्रैंड हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड, ओके, रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ 6,40,000। आपको क्या गिवन है बेटा? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। समझ गए क्या करना है? ठीक है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19, ठीक है, ये हमारा करंट ईयर हो गया, ये हमारा प्रीवियस ईयर हो गया। आपको बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट गिवन है, इन्वेंट्री, ये सब कुछ आपको गिवन है। अब देखो यहाँ पे आपको गिवन है प्रोविजन फॉर टैक्स। सर ये करंट ईयर का प्रोविजन, ये आपका प्रीवियस ईयर का प्रोविजन। ऑल राइट। डेप्रिसिएशन चार्ज कितना है सर? 55,000। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, समझ जाओ क्या करना है। ठीक है, गेन अपीयर्ड, ये सब आपको दे रखा है। आराम से करते हैं, प्रॉपर फॉर्मेट बनाओ इसका। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मेरे साथ करना है बेटा, सिर्फ देखना नहीं है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑल राइट, आ जाओ भाई आ जाओ। ठीक है, यहां पे हम क्या करेंगे बेटा? यहां पे हम 2 कॉलम्स बना लेंगे। देखो एक हमने यहां पे बना लिया। ऑल राइट, थोड़ा सा बड़ा बनाओ, ऑपरेटिंग बहुत जगह लेता है, बहुत जगह लेता है। ठीक है, आ जाओ। देखो एक ये एक्टिविटी है जो पक्का पक्का एग्जाम में आती है। ठीक है, ऐसा नहीं हुआ कभी कि ये ना आई हो। इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग में से कोई एक आ जाएगी, राइट, और ऑपरेटिंग तो आएगी आएगी। यहां पे हमने लिख दिया रुपीज। सबसे पहला काम हमारा क्या होता है दोस्त? सबसे पहला काम होता है हमें क्या निकालना है? हमको निकालना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। ऑल राइट, ठीक है, यहां आप लिख दो बेटा, ये मेरा क्या होगा? वर्किंग नोट नंबर 1। और आप नीचे आ जाओगे, फटाफट से नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, यहां लिखो वर्किंग नोट नंबर 1। आपको गिवन क्या है बेटा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब नेट प्रॉफिट, सब कुछ माइनस प्लस हो चुका है। ठीक है, दिस इज माई नेट प्रॉफिट जो आपको गिवन है। कितना गिवन है? आ जाओ आ जाओ। तो यहां पे सरप्लस गिवन नहीं है, नेट प्रॉफिट गिवन है। इसका मतलब यहां पे बस मुझे क्या करना है? टैक्स का इफेक्ट हटाना है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स का इफेक्ट हटाना है। 6,40,000 सर, ये हमारा है 6,40,000। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा दोस्त? सबसे पहले मैं ऐड करूंगा क्या? जो मेरा करंट ईयर का प्रोविजन है, क्योंकि वही मैंने इस प्रॉफिट में से माइनस किया होगा।
प्रोविजन फॉर टैक्स, सर कौन सा, करंट ईयर का, राइट सर कितना है, देखो देखो आओ सर, करंट ईयर का प्रोविजन 20,000 है, एब्सोल्युटली यस 20,000 है। क्या यहाँ पे आपको इनकम टैक्स का रिफंड गिवन है क्योंकि वो माइनस होता है, नहीं कुछ गिवन नहीं है सर, बस आपको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम गिवन है। सर क्या गिवन है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम गिवन है, कौन सी, इंश्योरेंस क्लेम, दिख रही है, यस सर यस, आपको पता है इंश्योरेंस क्लेम क्या होती है आपकी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम, सर लेस कर दो, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, ठीक है, कुछ हुआ होगा बेटा, ठीक है कुछ तो हुआ ही होगा जिससे आपका इंश्योरेंस क्लेम आपको मिल रहा है। कितना है सर, कितना है, ये आपको दे रखा है 50,000 रुपीज, ठीक है, तो 50,000 आपने लेस कर दिया। लेस करने के बाद जो आंसर आएगा वो क्या होगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। सर कितना आ रहा है, 6,10,000, ठीक है, ये आपने यहां पे लिख दिया 6,10,000। इसके बाद मुझे क्या करना होता है, इसके बाद मुझे करना होता है जो मेरे नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश आइटम्स है उसका इफेक्ट हटाना है। तो यहां मैं क्या लिख देता हूं, यहां मैं लिख देता हूं एड नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, मेरे साथ साथ करते रहो, क्लियर हो जाएगा बिल्कुल, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑल राइट गाइज, ऑल राइट, ये आपने यहाँ पे लिख दिया, हाँ जी हमने यहाँ पे लिख दिया। अब आराम से फटाफट से देखते हैं आपको क्या क्या गिवन है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सर इन्वेंट्री, ये तो आपका करंट एसेट हो गया, वर्किंग कैपिटल चेंजेस में आएगा। ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट हो गया, वर्किंग कैपिटल चेंजेस में आएगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट एसेट हो गया, वहां पे आएगा। ट्रेड पेबल्स करंट लायबिलिटी हो गई, और प्रोविजन फॉर टैक्स का हम तो ट्रीटमेंट करेंगे ही करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको क्या गिवन है, डेप्रिसिएशन 55,000 ऐड कर दो, सर ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा डेप्रिसिएशन। ऑलराइट सर, ये डेप्रिसिएशन हमने ऐड कर दिया, कितना सर 55,000 आपने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, हाँ जी। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड आप पहले ही कर चुके हो। गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, क्या ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, हाँ लेस होगा सर, ये तो लेस होगा, बात तो सही है, तो ये हमने लेस किया बेटा, लेस गेन ऑन सेल ऑफ, ठीक है, यहां आप हेडिंग डाल सकते हो नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। सर कितना है आपका 20,000, यस सर यस, और तो कुछ गिवन नहीं है, अजी नहीं। ऑल राइट गाइस, तो इसको प्लस माइनस करेंगे और आंसर निकालेंगे 6,10,000 प्लस 55,000 माइनस 20, 6,45,000। इसको क्या बोलते हैं बेटा, ये 6,45,000 को क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये मेरा कितना आ गया 6,45,000। क्या लिखूं मैं यहाँ पे मैं लिख रहा हूं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब मुझे बस क्या करना है, वर्किंग कैपिटल चेंजेस को लेना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल चेंजेस में आपको इन्वेंट्रीज वगैरह सब कुछ गिवन है, तो फटाफट से देखते हैं। बात करेंगे इन्वेंट्रीज की, आपको देखना है इंक्रीज या डिक्रीज। इन्वेंट्री का अगर इंक्रीज हो रही है, ज्यादा खरीदी है, माइनस करेंगे, डिक्रीज हो रही है मतलब बेची है, प्लस करेंगे। सर स्टार्टिंग में 1,25,000 है, 115 हो गया, क्या डिक्रीज हो रही है, मुबारक को ऐड कर दो। सर ऐड क्या सर, डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज, डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज, हाउ मच 10,000 था आई गेस, अरे कितना था 10,000 से डिक्रीज हो रही है, ऐड हो गया, ठीक है। इसके बाद आ जाओ, इसके बाद है सर ट्रेड रिसीवेबल, 1,10,000 से 150 हो गया, क्या आपका करंट एसेट बढ़ रहा है, हाँ सर हाँ, क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, लेस। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, कितना इंक्रीज हुआ है देखो फटाफट से, 110 से 150, 40,000, दिस वुड बी डिडक्टेड, माइनस हो गया, हाँ सर माइनस हो गया। इसके बाद आपके दे रखा है प्रीपेड एक्सपेंसेस, सर स्टार्टिंग में प्रीपेड 6,000 के हैं, फिर 20 के हो गए, क्या ये भी आपका इंक्रीज हो रहा है, अगर करंट एसेट बढ़ता है तो लेस होता है, यहां पे आप इसको लिख सकते हो लेस इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस, इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस। सर कितना था बेटा, मुझे याद नहीं रहता कितना था, 6,000, 20,000, 14,000 माइनस कर देंगे, हाँ जी बिल्कुल माइनस कर देंगे। इसके बाद आपका आता है ट्रेड पेबल्स विच इज अ करंट लायबिलिटी। सर 80 से 1,10,000 हो रही है, अगर करंट लायबिलिटी बढ़ रही है तो क्या प्लस होती है, हाँ, क्योंकि करंट एसेट का बढ़ना माइनस होता है तो करंट लायबिलिटी का बढ़ना प्लस होता है, तो यहां पे 30,000 से आपकी करंट लायबिलिटी बढ़ रही है। एड इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स, हाउ मच 30,000 हो गया, हाँ जी। अब ये जो आंसर आएगा इसको क्या बोलेंगे, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। आ जाओ, प्लस 10,000 प्लस 30,000 माइनस 14,000 माइनस 40, तो ये आ रहा है बेटा मेरा 6,31,000। क्या आपका भी यही आ रहा है,
मैंने कोई गलती तो नहीं करी यहाँ पे? सोचो बेटा सोचो, क्या मैंने यहाँ पे कोई गलती करी है? नहीं, ठीक है। क्या आ जाएगा? 6,31,000। दिस वुड बी कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। बेटा इसके बाद मुझे क्या करना है? इसके बाद जो मैंने टैक्स पे किया है इस साल में, जो मैंने टैक्स पे किया है उसको माइनस करेंगे, और जो टैक्स मैंने पे किया है वो कौन सा होगा? पिछले साल का प्रोविजन, पिछले साल का प्रोविजन। हाँ सर हाँ, ये आपका पिछले साल का प्रोविजन है 15,000, ये मैंने पे किया होगा, तो दैट वुड बी डिडक्टेड लेस इनकम टैक्स पेड, लेस इनकम टैक्स पेड। बोलो हाँ या ना? सर कितना था, कितना था याद नहीं रहा मुझे, 15,000। क्या कितना था? 15,000। ये आप माइनस करोगे, हाँ जी। अब बेटा इसको माइनस करने के बाद जो आएगा उसको क्या बोलते हैं? सर अब देखो ध्यान से देखो, सर इसको क्या बोलेंगे बताओ ना। देखो अब मैंने सब कुछ कर लिया, अगर आप ध्यान से समझोगे तो क्या हमने सब कुछ कर लिया? हाँ, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? इसको बोलूंगा कैश फ्लो। देखो देखो आ जाओ, फाइनली बेटा मैं फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचने ही वाला हूं, आ जाओ। इसको बोलेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सर यही तो चाहिए था, एक सेकेंड एक सेकेंड। फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। अरे सर अब ये क्या है? अभी समझते हैं धीरे धीरे। सर बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, अभी इसको समझेंगे। बात समझ में आ गई? तो यहां तक हमारा हो चुका है 6/16। तो मैंने आपको टैक्स की कहानी समझाई है। क्या टैक्स की कहानी पूरी हो चुकी है? अरे नहीं, अभी पूरी नहीं हुई है। आ जाओ फटाफट से सर टैक्स की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। चले तो बेटा अभी तक हमने टैक्स के बारे में क्या पढ़ा है? टैक्स के बारे में पढ़ा कि देखो अगर आपको सिर्फ प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, क्या गिवन है? ओपनिंग और क्लोजिंग। तो आप क्या मानते हो? आप ये मानते हो कि भाई जो मेरा ओपनिंग बैलेंस है वो मैं इस साल पे करूंगा, एब्सोल्युटली यस, और जो मेरा क्लोजिंग बैलेंस है वो मैंने इस साल बनाया होगा। लेकिन बेटा कई बार क्या होगा, आप सुनो ध्यान से, इसमें कुछ ट्विस्ट आएंगे, कुछ चेंजेस आएंगे, तो हमें कॉन्सेप्ट समझना है, चेंजेस हमको समझ में आ जाएंगे। मान लो अब आपको क्या गिवन है सर? आपको ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है 31 मार्च 2020 या 21 ले लो, और 31 मार्च 2022। ऑल राइट, आपको यहाँ पे क्या गिवन है? प्रोविजन फॉर टैक्स। जैसे आपको पिछले क्वेश्चन में गिवन था वैसे आपको गिवन है। तो 2021 आपका ओपनिंग बैलेंस हो गया, 2022 आपका क्लोजिंग बैलेंस हो गया। आपको गिवन है सर, लेट्स से यहाँ पे गिवन आपको 75,000, ऑल राइट, और यहाँ आपको 1,05,000 गिवन है। अगर इतना ही गिवन है फिर तो पहले वाला केस हो गया, लेकिन कहानी में कुछ अलग ट्विस्ट है। आ जाओ सर, आपको नीचे इन्फॉर्मेशन में एक इन्फॉर्मेशन गिवन है, ठीक है? आपको इन्फॉर्मेशन सेक्शन में एडजस्टमेंट में एक इन्फॉर्मेशन गिवन है सर, क्या? इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। अरे बाबा रे बाबा, इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। सर कितना है? सुनो ध्यान से, ध्यान से मेरी बात सुनो। मान लो आपको कितना गिवन है? 60,000 रुपीज, 60,000। सर ऐसे कैसे हो सकता है? सर ऐसे कैसे हो सकता है? आप इतने आधे घंटे से एक ही बात बोल रहे हो, बार बार एक ही बात बार बार बोल रहे हो कि भाई जो पिछले साल का प्रोविजन होगा मतलब 75,000 ये आपको पे करना चाहिए था, तो ये 60 कहां से आया? बेटा ये मैंने आपको ऐसा भी तो बोला था कि सर ये तो एस्टिमेटेड अमाउंट होता है। सर ये जो आपने प्रोविजन क्रिएट किया ये एस्टिमेटेड अमाउंट होता है। बोलो हाँ या ना? हाँ सर हाँ, राइट। क्या एक्चुअल अमाउंट डिफर कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। जब आपने इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग प्रॉपर वर्किंग करी है ना, आपने जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करी तो पता चला कि सिर्फ और सिर्फ आपको 60,000 ही पे करना था। अब इस केस में क्या करेंगे बेटा? कुछ नहीं करेंगे, एग्जैक्ट वही करेंगे। आ जाओ सुन लो ध्यान से सुन लो। सर ये हो गया प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाना है, ठीक है? जब भी आपको प्रोविजन फॉर टैक्स की एडजस्टमेंट गिवन है, किसी भी चीज की एडजस्टमेंट गिवन है, अकाउंट तो बनेगा, बिल्कुल बनेगा। यहां पे आपको ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, तो पहले ओपनिंग बैलेंस लिखो, बाय बैलेंस बीडी। सर कितना? 75,000। और फिर यहां लिखो क्लोजिंग बैलेंस, टू बैलेंस सीडी। सर कितना? 1,05,000, 1,05,000। डन? हाँ जी। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, मैंने अभी क्या समझा था कि अगर क्वेश्चन में सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस ही गिवन है तो हम क्या मानेंगे बेटा? हम मानेंगे कि ये जो ओपनिंग वाला है ये आपने यहां पे कर दिया है, बिल्कुल सही। और जो आपका क्लोजिंग में आ रहा है ये आपने इस साल का एक्सपेंस रिकॉर्ड किया होगा, विच इज आपने इसको प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड किया होगा, सही बात है। लेकिन अब कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आ रहा है। यहां पे आपको गिवन है, क्या गिवन है? कि आपने जो पे किया दैट इज 60,000, तो मतलब टू बैंक में जो जाएगा वो 60,000 है। हाँ अब मेरी बात सुनो बेटा, मेरी बात सुनो। अगर आपको ये 60,000 गिवन है, हाँ, इस अकाउंट में ये चार चीजें ही आती हैं, ओपनिंग क्लोजिंग ओके,
जो आपने पे किया, हाँ, और जो इस साल का आपने एक्सपेंस रिकॉर्ड किया, बिल्कुल सही बात है। अगर आप देखोगे तो भाई ये आ रहा है 1,65,000, बिल्कुल सही बात है। सर अब बाय पीएनएल में 1,05,000 नहीं आएगा, क्यों सर? आप खुद देख लो सर, 1,05,000 कैसे आएगा? सर यहां पे अगर आप देखोगे 165 माइनस 75, यहां तो 90,000 आएगा। अगर आप बैलेंसिंग फिगर निकाल रहे हो, क्या निकाल रहे हो? बैलेंसिंग फिगर, तो बेटा क्या ये चेंज हो जाएगी? हाँ, सुन लो ध्यान से, बार बार बोल रहा हूं। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस ही गिवन है, क्या गिवन है? ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। तब तो वही चीज है कि भाई जो हमारा ओपनिंग बैलेंस है उसको पे कर देंगे, बिल्कुल सही। जो आपका क्लोजिंग बैलेंस है वो आपने इस साल का एक्सपेंस रिकॉर्ड किया होगा, यही मानेंगे सर, बिल्कुल सही बात है। लेकिन बेटा मेरी बात सुनो, स्टार्टिंग में आपके पास 75,000 रुपीज की लाइबिलिटी थी, हाँ सर, हाँ सर, थी या नहीं थी? हाँ। आपने उसमें से 60,000 रुपीज पे करे, तो अभी भी आपने इसका मतलब 15,000 रुपए का प्रोविजन बचाया हुआ है। अब खुद सोचो, अब खुद सोचो, देखो सिंपल सी बात है, सिंपल सी मैं आपको एक बात समझाता हूं। देखो इस अकाउंट की कहानी क्या है सर, स्टार्टिंग में 75,000 थे, हाँ, इस साल जो आपने पे किया वो 60,000 है, बिल्कुल सही, ठीक है। और इस साल का एक्सपेंस आपको कितना लग रहा है? 90,000, तो क्लोजिंग में कितना आया? 1,05,000। मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सी बात बोल रहा हूं, अगर ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस के अलावा कोई और इंफॉर्मेशन गिवन है तो आपको अकाउंट बनाकर ही फिगर्स को निकालना पड़ेगा, बस सिंपल सी बात है। और अगर सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग गिवन है फिर तो बात ही खत्म हो गई, ये सुनो, क्योंकि यहां पे बेटा आपने पेमेंट जो है वो अलग करी है, तो इस साल का जो एक्सपेंस आपने रिकॉर्ड किया होगा ये भी अलग होगा। इसका मतलब ये 90,000 है जो आप नेट प्रॉफिट में ऐड करोगे, जो हमारा पहला स्टेप है। इस साल का जो एक्सपेंस है, बिल्कुल सही, और ये है जो आप एंड में जाके माइनस करोगे, राइट सर? कहां पे? ये देखो, जो आप इनकम टैक्स पेड यहां पे माइनस करते हो वो कितना आएगा? 60,000। कितना आएगा? 60,000। और जो पहले स्टेप में आप यहां पे जो ऐड करते हो, जो इस साल का प्रोविजन आपने बनाया है, दैट इज 90,000। क्या आपको बात समझ में आ रही है? एवरीबडी आराम से समझो, आराम से समझो बेटा, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, कुछ मुश्किल नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझने की देर है कि यार अगर सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग गिवन है तो उसका भाई हमें कैसे करना है, लेकिन अगर उसके अलावा भी कुछ गिवन है फिर हमें कैसे करना है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? आराम से सोच के मुझे बताओ, हाँ या ना। कोई डाउट है? नहीं? पक्का? चले आगे। हाँ, अब बेटा देखो इसमें एक कहानी और आती है। अरे सर कितनी कहानी है? जैसे अभी मैंने आपको क्या बताया कि आपको इंफॉर्मेशन गिवन है इनकम टैक्स पेड की। अब अगर मान लो आ जाओ, नीचे आ जाओ, बस ये लास्ट है, आ जाओ। 31 मार्च 2021, ओके, और 31 मार्च 2022, ठीक है सर, ठीक है। यहां आपको प्रोविजन के बैलेंसेस गिवन है। क्या गिवन है बेटा? प्रोविजन के बैलेंसेस आपको गिवन है, ठीक है। ये रहे आपके प्रोविजन फॉर टैक्स। आपका ओपनिंग बैलेंस आ गया सर कितना? 75,000, ठीक है। आपका क्लोजिंग बैलेंस आ गया सर 1,05,000। कितना आ गया? 1,05,000, एब्सोल्युटली करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो ध्यान से, आपको इन्फॉर्मेशन में क्या गिवन है सर, और ये कई बार आपको क्वेश्चन में दिखेगा। इन्फॉर्मेशन में गिवन है प्रोविजन फॉर टैक्स। क्या गिवन है? प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर या प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर या प्रोवाइडेड, ऐसे आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर, ओके, प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर। सर कितना आ जाएगा ये आपका आ जाएगा लेट्स से 70,000। ऑलराइट, हाँ सर, हाँ। अब मेरी बात सुनो बेटा, आपको ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस के अलावा इंफॉर्मेशन गिवन है, हाँ सर गिवन है, तो यहां पे हमको अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा, दैट इज प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। ऑल राइट, देखो ये हमने बनाया, हाँ जी ये हमने बनाया। अब ध्यान से समझते हैं। मान लो यहाँ पे आपका आ गया ओपनिंग बैलेंस, मान कह लो यहीं पे आता है, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस सर कितना है? 75,000, यस सर यस। और हमारा क्लोजिंग कितना है? 1,05,000। टू बैलेंस सी डी 1,05,000। अगेन अगर सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग गिवन होता तो ये मैं पे करता और ये मैं इस साल का एक्सपेंस मान लेता, लेकिन यहां पे आपको गिवन क्या है? यहां पे गिवन है प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, बेटा पेड नहीं। या आपको ये नहीं बताया कि आपने पे कितना किया है, अजी नहीं, आपको बताया प्रोविजन फॉर टैक्स आपने इस साल बनाया कितना है, आपने बनाया कितना है। तो इसका मतलब सर वो प्रॉफिट एंड लॉस में कितना रिकॉर्ड किया है। सर यहां पे आपको ये वाली फिगर गिवन है कि भाई आपने प्रॉफिट एंड लॉस में कितना रिकॉर्ड किया है? 70,000।
आपको इस साल का करंट ईयर का एक्सपेंस गिवन है जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड किया है। क्या आपको बात समझ में आई? तो यहां पे मैं क्या करूंगा, यहां पे जो मेरी बैलेंसिंग फिगर आएगी क्या आएगी, कितना पे किया मैंने। चार चीजें आती हैं, हाँ सर हाँ। तो देखो यहां का टोटल आ गया 1,45,000, बिल्कुल सही। तो यहां आपका कितना आ जाएगा बेटा 40,000। तो आपने इस साल पे कितना किया है 40,000। एवरीबडी गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? बहुत ही आसान है, हाँ सर बहुत आसान है। बस यही है प्रोविजन फॉर टैक्स की कहानी। क्या है? यही आपकी प्रोविजन फॉर टैक्स की कहानी है। बहुत ही सिंपल सी कहानी है। अगर ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, हाँ सर ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, सिर्फ वही गिवन है जो हमारी पहली कहानी का पहला पार्ट था कि अगर सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है तो मैं क्या मानता हूं, यही मैंने पे किया होगा, यस सर यस, और ये मेरा करंट ईयर का एक्सपेंस होगा। लेकिन अगर इन दो चीजों के अलावा अगर आपको क्वेश्चन में कुछ गिवन है, आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट्स में, हाँ सर हाँ बिल्कुल। अगर आपको पेमेंट की इंफॉर्मेशन गिवन है तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो क्या आएगी, इस साल का करंट ईयर का एक्सपेंस, ठीक है। और अगर आपको करंट ईयर का प्रोविजन गिवन है तो बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगी, आपने जो पे किया है। फटाफट से बोलो क्या समझ में आ गया? हाँ सर हाँ। कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए प्रोविजन फॉर टैक्स में, क्योंकि ये वाला पॉइंट एग्जाम में आता ही आता है। प्रोविजन फॉर टैक्स तो ऑफ कोर्स अगर आपके पास कैश फ्लो का क्वेश्चन आया है तो प्रोविजन फॉर टैक्स तो होगा ही होगा, इसलिए मैंने एक ही बारी में सब कवर कर दिया। हाँ एक चीज और है सर, क्या कई बार आपको क्या होगा, सिर्फ एक ही फिगर गिवन होगी। सर क्या बात बोल रहे हो? हाँ मतलब ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं, कुछ नहीं, आपको सिंपली क्या गिवन होगी, या तो टैक्स पेड की इंफॉर्मेशन गिवन होगी कि आपने इस साल टैक्स पे कितना किया है, और या तो आपको करंट ईयर का बता देंगे एक्सपेंस कितना है, मतलब करंट ईयर का प्रोविजन कितना है। बस यही गिवन होगा, मतलब कोई भी एक इंफॉर्मेशन गिवन होगी, या तो जो टैक्स पे किया है, या करंट ईयर का प्रोविजन कितना है, या प्रीवियस ईयर का प्रोविजन कितना है, सिर्फ एक इंफॉर्मेशन। अच्छा ठीक है, तो बेटा उस केस में आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल। मतलब देखो टैक्स के दो इफेक्ट होते हैं। क्या होते हैं? दो इफेक्ट होते हैं। एक तो जो स्टार्टिंग में नेट प्रॉफिट में ऐड होता है, हाँ, और लास्ट में जो आपको टैक्स पे करना होता है। बेटा अगर आपको इनमें से कोई भी सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन गिवन है तो वही सेम अमाउंट मैं स्टार्टिंग में भी ऐड करूंगा और एंड में भी उसको पे करूंगा। सर मतलब सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं कि मान लो आपको बस इतना गिवन है प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स किसका सर? करंट ईयर का। बस यही इंफॉर्मेशन गिवन है 1 लाख। हाँ तो ठीक है, आपको ये तो पता है ये करंट ईयर का प्रोविजन है, ये आप नेट प्रॉफिट में ऐड तो करोगे? हाँ जी बिल्कुल करोगे, नेट प्रॉफिट में ऐड तो करेंगे सर बिल्कुल स्टार्टिंग में। अब आपको पता है बेटा इस साल आपने कुछ तो टैक्स पे भी किया ही होगा, हाँ सर हाँ। अब कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो यही एजम्पशन पे आपको चलना पड़ेगा, क्या सर, कि इतना ही अमाउंट आपने इस साल पे भी किया होगा, इतना ही अमाउंट आपने इस साल पे भी किया होगा। सिंपल सी बात है। देखो जब भी टैक्स का इफेक्ट ले रहे हो आएगा तो दोनों ही जगह आएगा। क्या बोल रहा हूं मैं? आएगा तो दोनों ही जगह। तो अगर कोई भी एक फिगर गिवन है तो वही दोनों जगह में आएगी, सिंपल सी बात है, ठीक है बेटा। इसके अलावा आपकी बुक में किसी भी क्वेश्चन में टैक्स का कोई भी इफेक्ट और नहीं है। मैंने यहां पे पूरा का पूरा आपको टैक्स का जो भी चीजें थी, आप कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लो, ठीक है। जो मैंने आपको यहां पे 4 पार्ट बताया कहानी के। पहला, जब ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस गिवन होता है तब क्या होगा, ठीक है। दूसरा, ओपनिंग क्लोजिंग के साथ एक और इंफॉर्मेशन गिवन है टैक्स पेड की, ठीक है, तो क्या होगा। ओपनिंग क्लोजिंग के साथ अगर इस साल का जो आपका टैक्स का एक्सपेंस है वो गिवन है तो क्या होगा। और लास्ट मैंने आपको बताया कि एक ही फिगर गिवन है, प्रीवियस ईयर का प्रोविजन गिवन है, करंट ईयर का गिवन है, टैक्स पेड गिवन है, कुछ भी गिवन है, वही आपके स्टार्टिंग में ऐड होगा, वही स्टार्टिंग में, और वही आपके एंड में लेस होगा। यहां पे आपका टैक्स का इफेक्ट खत्म हो जाता है। मुझे फटाफट से बताएंगे क्या अब क्लियर हो गया है? अब बेटा मैं आपको क्या करवाने वाला हूं, अब मैं आपको कैश फ्लो का बिल्कुल एंडिंग पार्ट करवाऊंगा और फिर एक पूरा का पूरा क्वेश्चन करवाऊंगा। सर अभी भी खत्म नहीं हुआ? नहीं बेटा आ जाओ। देखो सर यहां पे हमने इनकम टैक्स पेड माइनस कर दिया, हाँ सर इनकम टैक्स पेड माइनस कर दिया, और जो हमारा स्टेप आया स्टेप नंबर 4, इसको हमने क्या बोला, इसको हमने बोला कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। सर अब ये बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का क्या मतलब है, पूरा का पूरा मैं आपको समझाने वाला हूं। अब मेरी बात सुनेंगे सारे बच्चे, ठीक है, सारे बच्चे मेरी बात सुनेंगे कि यहां पे ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का क्या चक्कर है। ऑल राइट सर, देखो अभी तक हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में क्या पढ़ा है कि भाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस हो सकता है, हाँ सर हाँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम हो सकती है, बोलो हाँ या ना। क्या अभी तक हमने यही पढ़ा है? हाँ सर हमने यही पढ़ा है। और हमने उसमें क्या पढ़ा है बेटा कि अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस है, सर जैसे कि मैं यहां पे कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं
और यही एग्जांपल्स आपके पास आते हैं, यही पॉइंट्स आपके पास आते हैं, इसके अलावा और कोई बुक में है नहीं। सर पहला पॉइंट मैंने आपको बताया सर, कॉम्पेंसेशन पेड अंडर वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम, कल ही बताया, कॉम्पेंसेशन अंडर वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम, सर बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और सेकंड जो आपका होता है दैट इज लॉस बाय फायर, लॉस बाय अर्थक्वेक, जो भी चीजें हैं, राइट, लॉस बाय फायर हो सकता है, थेफ्ट हो सकता है, अर्थक्वेक वगैरह, ये अगर आपका कुछ लॉस हो गया है तो ये आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस है, बोलो हाँ या ना, सर यही होता है। हाँ, अब बेटा मेरी बात सुनो, लॉस बाय फायर या अर्थक्वेक या तो आपका इन्वेंट्री का हो सकता है, सही बात है सर, या तो किसी मशीनरी का हो सकता है, कोई भी हो, है तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस। हाँ, तो इसका हमने पहला ट्रीटमेंट क्या किया था सर, इसका हमने फर्स्ट ट्रीटमेंट क्या किया था बेटा, इसका फर्स्ट ट्रीटमेंट हमने किया कि भाई हमने पहले स्टेप में इसको ऐड किया किसमें सर, स्टेप नंबर 1 में, बोलो हाँ या ना। यहाँ पे मैंने आपको पूरा समराइज करके बता दिया कि भाई क्योंकि हमने ये प्रॉफिट में से माइनस किया था, अपने नेट प्रॉफिट में से माइनस किया था, तो मुझे क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का इफेक्ट स्टार्टिंग में हटाना था तो मैंने ऐड कर दिया था, बिल्कुल सही बात है। सिमिलरली अगर मैं यहां पे बात करूंगा दोस्तों इनकम की, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम, हाँ सर हाँ, जनरली बेटा एक ही गिवन होती है, इंश्योरेंस क्लेम, जनरली, ठीक है सर, ठीक है, कोई और होगी तो मैं आपको बता दूंगा, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, है ना सर। और इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड किस चीज का मिलता है सर, इसका जो भी आपका लॉस बाय फायर हुआ है या लॉस बाय अर्थक्वेक हुआ है उसी का मिलता है। हाँ, तो इसका मतलब इंश्योरेंस क्लेम या तो इन्वेंट्री के लॉस का मिल सकता है या मशीनरी के लॉस का मिल सकता है। अगर इन्वेंट्री का लॉस हुआ है या मशीनरी का लॉस हुआ है, इसका पहला ट्रीटमेंट हमने क्या किया था सर, इसको हमने लेस किया था, हमने क्या किया था, इसको लेस किया था नेट प्रॉफिट में से, बोलो हाँ या ना सर, इसको हमने लेस किया था स्टेप नंबर 1 में, सर बिल्कुल सही बात है। अब मेरी बात सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, सारी कंफ्यूजन एक ही बारी में क्लियर कर दूंगा। देखो मेरी बात, अब सर एक बात बताओ, जो आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स हैं उसका इफेक्ट अभी तक तो आपने हटा रखा है, अभी तक तो एक तरीके से आपने हटा रखा है कि भाई यहां पे अगर मैं बात करता हूं, जो मैंने कैश फ्लो निकाला है ना, यहां पे अगर बात करता हूं तो मेरा कैश फ्लो जो आया है दैट इज बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, बिल्कुल सही बात है। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का कैश का फ्लो नहीं हो सकता सर? हो सकता है सर, कैसे हो सकता है, सुनो मेरी बात, अगर आपने यहां पे कॉम्पेंसेशन पे करी है तो क्या आपका यहां पे आउटफ्लो हो रहा है? हाँ सर हो रहा है। तो कैश का फ्लो तो हो रहा है ना? हाँ सर हाँ। तो मतलब कैश फ्लो में तो आएगा ना इसका इफेक्ट? बिल्कुल आएगा भाई। अगर कैश का फ्लो हो रहा है तो क्या कैश फ्लो में नहीं आएगा? सर बिल्कुल आएगा, ऑफ कोर्स आएगा। ये बात समझ में आती है? हाँ। यहां पे अगर लॉस हुआ है तो ये इस लॉस का कोई भी फ्लो नहीं होता। अरे बेटा नुकसान हुआ है, क्या कहीं पैसा गया पैसा आया? नहीं ना। अगर भाई इन्वेंट्री जल गई, अब तो जल गई ना, अरे पैसा थोड़ी आया मेरे पास, ये सुनो, पैसा किसी को दिया थोड़ी है। हाँ सर हाँ। तो जो लॉस हो गया वो तो हो गया, इसका कोई फ्लो नहीं होता। हाँ, इंश्योरेंस क्लेम जो आपको रिसीव हो रहा है सर ये इनफ्लो है, बिल्कुल सही बात है। तो इसका इफेक्ट मुझे लेना होता है? हाँ सर लेना होता है। अब बात ये है क्या ऑपरेटिंग में लेंगे, किस में लेंगे? तो जैसे मैंने बोला, अब देखो ध्यान से मेरी बात सुनेंगे सारे बच्चे, जो हमारा कॉम्पेंसेशन पेड वाला है अंडर वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, आपने इसमें क्या किया था? अपने एम्प्लॉयज को कॉम्पेंसेशन पे करी है, तो क्या वो आपके मेन बिजनेस से कनेक्टेड है? एब्सोल्युटली यस। जस्ट बिकॉज क्योंकि वो ऑर्डिनरी नहीं है, रेगुलरली नहीं होता, उसको हमने क्या बोला? एक्स्ट्राऑर्डिनरी, लेकिन है तो ऑपरेटिंग ना। हाँ, तो ऑपरेटिंग में ही मैं उसका कैश फ्लो दिखाता हूं, मतलब एंड में जाके मैं क्या करूंगा? उसको माइनस करूंगा। क्यों सर? कैश फ्लो हुआ या नहीं हुआ? हुआ है सर भाई, उसका कैश फ्लो तो हुआ है। हाँ सर हाँ। तो मैं क्या करूंगा बेटा? एंड में जाके जो मेरे ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स हैं तो उसको मैं लेस करूंगा, बिल्कुल लेस आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस जो आपने पे करे हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। अब इसमें बेटा क्या आएगा? इसमें ये लॉसेस नहीं आएंगे। क्यों? यहां लॉसेस का कोई कैश का फ्लो तो हुआ ही नहीं है। ये बात समझ में आ गई? हाँ सर हाँ, ठीक है। अब दूसरी बात, मेरी बात सुनो सुनो सुनो, अगर मैं इनकम की बात कर रहा हूं, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपके सीबीएसई के सैंपल पेपर में भी है, तो यहीं पे मैं उस कंफ्यूजन को दूर कर रहा हूं। सुनो मेरी बात, अगर बेटा मैं इंश्योरेंस क्लेम की बात कर रहा हूं, किसकी? इंश्योरेंस क्लेम की। हाँ, अगर आपको इंश्योरेंस क्लेम जो मिला है वो किस लिए मिला है? क्योंकि इन्वेंट्री का लॉस हुआ था। सर जो लॉस बाय फायर हुआ या लॉस बाय अर्थक्वेक हुआ वो किस चीज का हुआ है? इन्वेंट्री का हुआ है। तो बेटा मुझे बताओ, इन्वेंट्री का लॉस क्या आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है? सर बिल्कुल होती है। हमारा इन्वेंट्री का लॉस क्या ऑपरेटिंग एक्टिविटी है? एब्सोल्युटली यस, इन्वेंट्री ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। हाँ सर हाँ। तो बेटा अगर इन्वेंट्री के लॉस का इंश्योरेंस क्लेम मिला है तो ये आपके ऑपरेटिंग में आएगा।
बात समझ में आ रही है? हाँ, लेकिन बेटा लेकिन अगर मेरा मशीनरी का जो लॉस हुआ था, मेरा जो मशीनरी का लॉस हुआ है, क्या हुआ है? मशीनरी का लॉस। हाँ सर हाँ, तो बेटा मशीनरी के लॉस के पैसे मिले हैं, क्या ऑपरेटिंग में आने चाहिए? सर बिल्कुल नहीं आने चाहिए। इसका मतलब जो इसका मेरा इनफ्लो होगा ये मैं इन्वेस्टिंग में दिखाऊंगा। किस में दिखाऊंगा सर? इन्वेस्टिंग में दिखाऊंगा। यहां पे मैंने आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। दोबारा से मैं इसको सम अप करता हूं, सुनो मेरी बात। सर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का हमारा क्या हुआ? सबसे पहला जो हमारा ट्रीटमेंट था वो था नेट प्रॉफिट वाला, कि भाई कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस हो या कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस हो, एक्सपेंस हो, लॉस हो, इनकम हो, कुछ भी हो, वो मैंने अपने नेट प्रॉफिट में तो उसका इफेक्ट दिखाया हुआ है। हाँ सर हाँ, तो जब मैं पहला स्टेप लेता हूं, पहला पड़ाव जो मेरा होता है वो क्या होता है कि भाई मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का इफेक्ट हटाना होता है। इसीलिए कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस हो, कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस हो, उसको मैं वहां पे ऐड कर देता हूं। पहला ट्रीटमेंट क्या होता है? स्टेप नंबर 1 में ऐड कर दिया। सिमिलरली अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम हुई है, कोई भी इनकम हुई है, इररिस्पेक्टिव ऑफ वो मशीन की है, किसी भी चीज की है, सर नेट प्रॉफिट में ऐड तो हो चुकी है ना? हाँ, तो वहां पे मैं उसको लेस कर देता हूं। ठीक है सर, ठीक है, ये बात समझ में आती है? हाँ सर हमको ये बात समझ में आती है। इसके बाद बेटा जैसे हमने टैक्स का इफेक्ट लास्ट में लिया, वैसे ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का इफेक्ट भी लास्ट में लेना होता है। हाँ सर हाँ बिल्कुल। अब मेरी बात सुनो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में आपका अगर कोई कैश का फ्लो हुआ है, जैसे कि यहां पे आपने कॉम्पेंसेशन पे करी है। हाँ सर कॉम्पेंसेशन पे करी है, तो क्या कॉम्पेंसेशन आपने एम्प्लॉयज को जो पे करी है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में काउंट हो सकता है? हाँ। इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग में तो होगा नहीं, बिल्कुल सही बात है। तो इसका जो आपका आउटफ्लो हुआ है वो मुझे दिखाना पड़ेगा, बिल्कुल दिखाना पड़ेगा, एंड में जाके माइनस करूंगा। हाँ सर हाँ। सेकेंडली जो इंपॉर्टेंट है वो है इंश्योरेंस क्लेम। सर आपको इंश्योरेंस क्लेम मिला है तो क्या पैसा मिला है? हाँ सर पैसा मिला है। अगर इंश्योरेंस क्लेम का पैसा मिला है तो बस आपको ये चेक करना है कि भाई जो इंश्योरेंस क्लेम का पैसा मिला वो इन्वेंट्री वाला है या मशीन वाला है। भाई मशीन का जो नुकसान हुआ था उसके लिए पैसा मिला है या इन्वेंट्री का जो नुकसान हुआ था उसके लिए पैसा मिला है? अगर इन्वेंट्री का जो नुकसान हुआ था उसके लिए पैसा मिला तो दोस्त वो तो ऑपरेटिंग में आपका ऐड होना चाहिए। भाई इन्वेंट्री है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट। हाँ सर बिल्कुल। और अगर मशीनरी का है तो वो इन्वेस्टिंग में आएगा, ऑपरेटिंग में नहीं आएगा। यहाँ पे बेटा आपके पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट आप उठा के देख लो, बुक का कोई भी पार्ट सबका सब मैंने आपको कवर किया है। राइट, एंड में जाके मुझे क्या करना है बेटा? एंड में जाके यहाँ पे मैं ऐड करूंगा क्या? अगर मुझे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम का पैसा मिला, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम का कोई भी कैश फ्लो हुआ है, और इसको ऐड करने के बाद जो मेरा आता है उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर? दैट इज माय फाइनल डेस्टिनेशन नेट कैश फ्लो। अगर देखो पॉजिटिव में आ रहा है तो फ्लो आता है, ये तो आपको अभी तक पता चल ही चुका है, और अगर नेगेटिव में आ रहा है तो यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बस एंड हो गया बेटा। क्या हो गया? ये आपका एंड हो गया। अभी मैं पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना सिखाऊंगा, लेकिन इस बार आपके एग्जाम में पूरी की पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए बहुत कम चांस है कि आएगी। या तो आपसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी और इन्वेस्टिंग पूछेंगे या ऑपरेटिंग या फाइनेंसिंग पूछेंगे, लेकिन मैं आपको करवाऊंगा क्योंकि सिलेबस का पार्ट तो है। लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे। किसका? ऑपरेटिंग का। क्या आप रेडी है? क्या आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? कोई भी डाउट है तो मुझे बता देना, हो सकता है क्वेश्चन के बाद आपका क्लियर हो जाए। तो फटाफट से देखो। ओके एवरीवन, सो क्वेश्चन आपके सामने है और क्या जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही सही क्वेश्चन है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इसमें आपके क्लियर होने वाले हैं। क्योंकि इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सुनो, आपको बोला है कैलकुलेट नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एंड फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग भी कर लेंगे और ऑपरेटिंग भी कर लेंगे, और ऐसा ही क्वेश्चन 6 मार्क्स का आपके बोर्ड्स में आने वाला है। यही क्वेश्चन तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऑफकोर्स ऐसा मैं कभी भी नहीं बोलूंगा कि यही क्वेश्चन आ जाएगा। ऐसा कहने का मतलब क्या है कि जितने भी सैंपल पेपर्स हैं और जो एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि इस बार पूरी की पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं आ सकती, क्योंकि 8 मार्क्स में आती थी, तो 6 मार्क्स में आपसे बेसिकली वो 2 एक्टिविटीज पूछ सकता है। तो हम यहाँ पे फटाफट से देखते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। काफी कुछ है, हाँ जी बहुत कुछ है। देखो, आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, दिस इज माई ओपनिंग बैलेंस एंड दिस इज माई क्लोजिंग बैलेंस। तो एक बार ऑपरेटिंग पे आराम से फोकस करते हैं, फिर फाइनेंसिंग पे फोकस करेंगे। देखो आप आ जाओ, पहले एक बार ऑपरेटिंग पे फोकस कर लेते हैं। ठीक है, दोनों को एक साथ कैसे करना है वो भी सीखेंगे धीरे धीरे बेटा, धीरे धीरे। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑलराइट, फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। चलो सारे बच्चे मेरे साथ करेंगे। ठीक है, आ जाओ। ये क्वेश्चन हो जाएगा तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हो जाएगा कि हाँ भाई हमको अब ऑपरेटिंग तो समझ में आ गई है ना। देखो थोड़ा बड़ा बनाएंगे क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है भाई, छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं है, आराम से पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ऑलराइट, देखो यहाँ हमने लिखा रुपीज़, ऑलराइट यहाँ भी लिख दो रुपीज़। सबसे पहले क्या करना होता है? सबसे पहले जो मुझे निकालना होता है दैट इज नेट प्रॉफिट। यस सर,
बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, सर यस बिल्कुल सही, एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। बात समझ में आ रही है? हाँ सर बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसके लिए वर्किंग नोट बनाएंगे, एब्सोल्युटली करेक्ट। नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ और यहाँ लिखो वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है। वैसे देखो अगर आपको ये जानना है कि एग्जाम्स में कैसे प्रेजेंट करेंगे तो देखो यहाँ पे आपने लिखा ऑपरेटिंग, इसी के नीचे आप क्या लिखोगे, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, और वर्किंग नोट सारे के सारे एंड में बनाओगे, फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है, राइट, ऑल राइट। इसके लिए भी 2 कॉलम्स बना लेंगे। मैं आपको एग्जाम की प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ, आपको एग्जाम में कैसे करना है, नीचे आओ। इसके लिए भी बना लो ऐसे छोटे छोटे कॉलम्स, क्योंकि ये तो छोटा ही होता है। ये हमने बना लिया, हाँ राइट। और लास्ट में मैं लिखूंगा अपना वर्किंग नोट्स जो भी मुझे बनाने हैं, वर्किंग नोट नंबर 1, ऑल राइट। अब देखो आपको गिवन क्या है, सर हमको देखना है कि कैसे निकालना है, या तो नेट प्रॉफिट गिवन होगा या सरप्लस गिवन होगा, और मजे की बात है यहाँ पे आपको सरप्लस गिवन है। मैं बता रहा हूँ बेटा ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, आराम से फोकस करके इसको समझो, ठीक है। देखो सर यहाँ पे आपको गिवन है सरप्लस, ओपनिंग नेगेटिव में है और क्लोजिंग 375 है, तो कैसे करेंगे, देखो देखो आओ। सर हमें क्लोजिंग बैलेंस में से ओपनिंग को माइनस करना होता है, हाँ, तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ सरप्लस वो आप यहाँ पे लिखो, ठीक है, ऑफ सरप्लस, ठीक है, और यहाँ लिखो ओपनिंग बैलेंस ऑफ सरप्लस, ओपनिंग बैलेंस ऑफ सरप्लस। हाँ, क्लोजिंग में से ओपनिंग को माइनस करेंगे तो मुझे समझ में आ जाएगा कि मैंने कितना प्रॉफिट इस बार सरप्लस में ट्रांसफर किया है, बोलो यस और नो। अब बेटा आपको क्लोजिंग दे रखा है 3,75,000, ऑल राइट, और ओपनिंग है नेगेटिव का 350। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, मुझे एक बात बताओ कितना आंसर आएगा। बहुत सारे बच्चे इसको गलत कर देंगे, कैसे सर, 375 में से 350 को माइनस कर देंगे। अजी नहीं, देखो ये इस तरीके से है, 3,75,000 में से आपको माइनस करना है, माइनस जो करना है वो ऑलरेडी माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हाँ जी, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, यहां माइनस का साइन लगा दो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा सर, प्लस हो जाएगा, विच मीन्स 375 प्लस 350 इट वुड बी 7,25,000। बात समझ में आ गई यार, ऑब्वियस सी बात है, अगर स्टार्टिंग में 3,50,000 है, हाँ सर हाँ, तो इस साल मैंने कितना प्रॉफिट ट्रांसफर किया होगा कि मेरा क्लोजिंग बैलेंस 3,75,000 आ गया, बिल्कुल, तो ये वहां जाके प्लस ही तो हो जाएगा। अब समझ में आ गया, ऑल राइट सर, ऑल राइट, ठीक है, 725। अब बेटा सरप्लस गिवन है, सरप्लस के बैलेंसेस में मुझे 2 चीजें देखनी होती है, एक तो डिविडेंड को ऐड बैक करना है, हाँ, और एक मुझे रिजर्व्स को देखना है। तो देखो क्या डिविडेंड के बारे में आपको यहाँ पे कुछ गिवन है, आ जाओ सर। सबसे पहले डिविडेंड के लिए मुझे शेयर कैपिटल को देखना है, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपको दे रखा है 5%, अच्छा ठीक है। आ जाओ नीचे देखते हैं क्या नीचे कुछ गिवन है, तो ध्यान से मेरी बात सुनो। डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स 8% वाज पेड ऑन द ओपनिंग बैलेंस, तो एक तो हो गया इक्विटी का 8%, यस सर यस, तो यहां पे लिख दो ऐड डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स, आपने डिविडेंड दिया है इक्विटी शेयर्स को, बिल्कुल 8% ऑन ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, तो इक्विटी शेयर्स का जो ओपनिंग बैलेंस आ रहा होगा दैट इज गाइस 11,25,000, ठीक है, तो 11,25,000 पे आपने 8% का डिविडेंड दिया विच इज इक्विवेलेंट टू 90,000, बोलो हाँ या ना। क्या आपका 90,000 आ रहा है बेटा, मेरे साथ साथ करो तभी मजा आएगा। सर कितना आ रहा है, ये 90,000 आ रहा है, तो आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, यहाँ आपने लिख दिया 90,000, ठीक है, हाँ जी। सर ये बात तो हमको पता है कि इक्विटी को डिविडेंड दिया है तो प्रेफरेंस वालों को भी दिया होगा, बिल्कुल सर बिल्कुल। अब प्रेफरेंस वालों को आपको 5% देना है, मैंने आपको बताया था जो फाइनल डिविडेंड देना होता है वो हमेशा ओपनिंग बैलेंस पे ही देना होता है, इसका लॉजिक मैंने आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में बताया था, ठीक है। सर ओपनिंग बैलेंस कितना है, 7,50,000, तो 7,50,000 का 5% 37,500, हाँ जी सर 37,500, ये आपने यहाँ पे ऐड कर दिया डिविडेंड ऑन 5% प्रेफरेंस शेयर्स, बोलो हाँ या ना। तो डिविडेंड का काम तो हो गया सर, एक तो ये यहाँ पे ऐड हो रहे हैं और डिविडेंड जो आपने पे करे हैं ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी आएंगे, वहां पे हम लिख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद सुनो रिजर्व्स देखना है आपको, हाँ रिजर्व देखो, रिजर्व देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है जनरल रिजर्व्स, ठीक है। सर जनरल रिजर्व स्टार्टिंग में 3 लाख रुपीज के, हाँ 375 के हो गए, तो क्या आपने 75,000 रुपीज ट्रांसफर करे होंगे, एग्जैक्टली। अगर आपका जनरल रिजर्व बढ़ रहा है तो ट्रांसफर करा होगा, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कितना 75,000। अब एक गलती जो बहुत सारे बच्चे करते हैं, आ जाओ देखो देखो देखो, अगर आप देखोगे बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को स्टार्टिंग में 0 है, फिर 25,000 हो गए, बच्चों को लगता है कि 25,000 से ये वाला रिजर्व भी तो बढ़ रहा है, वो भी ऐड होगा, नहीं,
बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आपका कब बढ़ता है? जब आप शेयर्स इशू करते हो प्रीमियम पे, वो तभी बढ़ता है। आप कभी भी अपना प्रॉफिट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में ट्रांसफर नहीं करते हो। सर हम जनरल रिजर्व में करते हैं, हाँ आप जनरल रिजर्व में करते हो, बात समझ में आ गई? तो ये यहाँ पे नहीं आएगा, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होती है तो मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया, ठीक है। और कुछ नहीं, हाँ तो ये आपने ऐड कर दिया। हाँ अब अगेन क्या होता है सर, वो दो चीजें आएंगी, कौन सी? प्रोविजन फॉर टैक्स और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। प्रोविजन फॉर टैक्स और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, आ जाओ आ जाओ आ जाओ बेटा, बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से चलोगे तो गलती नहीं होगी। सर प्रोविजन फॉर टैक्स हमको यहाँ पे गिवन है कितना सर? ओपनिंग में ओपनिंग आपका 50,000 है, क्लोजिंग 1 लाख, लेकिन यहाँ पे आपको इनकम टैक्स की एक इन्फॉर्मेशन भी गिवन है। जब आपको प्रोविजन फॉर टैक्स की कोई एडजस्टमेंट गिवन होती है तो क्या हम उसका अकाउंट बनाते हैं? एब्सोल्युटली यस। तो यहां लिखो प्रोविजन फॉर टैक्स। आ जाओ भाई, सबसे पहले उसका अकाउंट बनाओ। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा? उसका अकाउंट बनाएंगे। आ जाओ सर, आपको ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, हाँ अभी सीख कर आए हैं, अभी सीखा है सर। कितना? 50,000 और 1 लाख, ठीक है सर। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना सर? 50,000, यस सर यस। और आपका 1 लाख रुपीज, आपका 1 लाख रुपीज टू बैलेंस कैरेट डाउन, कितना आ गया? 1 लाख रुपीज। डन डना डन 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 डना डन डन। हाँ अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन होती तो मैं क्या मानता कि मैंने इतना पे किया और इतना इस साल का एक्सपेंस है, लेकिन आपको कुछ गिवन है ना बेटा, कुछ तो गिवन है। इनकम टैक्स हैज बीन प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर, क्या मैंने आपको अभी वो बताया था? इसका मतलब क्या है? ये वो है जो इस साल का एक्सपेंस है, इस साल का जो आपने प्रोविजन बनाया है, इस साल का प्रोविजन आपने प्रॉफिट में से जो माइनस किया है। ये देखो ये देखो बेटा, मैंने पहले से ही आपको सब कुछ समझा के रखा। ये देखो जब आपको क्या गिवन होता है? प्रोविजन फॉर टैक्स मेड या प्रोवाइडेड, इसका मतलब क्या है? इस साल जो आपने प्रोविजन बनाया है, हाँ सर हाँ, कितना बनाया? 1,12,500। इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस वाली चीज है ये, हाँ सर हाँ। बाय प्रॉफिट एंड लॉस 1,12,500, ये आपका करंट ईयर का क्या है? प्रोविजन। तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो क्या आएगी? जो आपने इस साल पे किया है, ठीक है। 1,12,500 प्लस 50,000 दैट इज 1,62,500। ये बात समझ में आ गई? 1,62,500, तो ये आपका आ जाएगा 62,500 जो आपने पे किया है। हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स खत्म हो गया, हाँ जी खत्म हो गया, ठीक है। अब देखो सर, ये जो करंट ईयर का एक्सपेंस है वो मुझे ऐड करना होता है, हाँ जी ठीक है। प्रोविजन फॉर टैक्स ऑफ करंट ईयर, प्रोविजन फॉर टैक्स किसका सर? करंट ईयर का। तो मैंने ऐड कर दिया 1,12,500, डन। इसके बाद क्या बचता है? कोई रिफंड तो नहीं है, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स तो नहीं है। आ जाओ सर, यहाँ पे मुझे इनकम टैक्स रिफंड नहीं दिख रहा, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम भी नहीं दिख रहा है, बस। तो हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। हाँ सबसे बड़ा हमारा पहला स्टेप ही होता है, और तो क्या ही होता है। आ जाओ भाई आ जाओ, देखो फटाफट से कितना आंसर हमारा आ रहा है, ठीक है। देखो देखो सर 7,25,000 प्लस 90,000 प्लस ये आपका है 3,75,000 प्लस 75,000 प्लस 1,12,500। क्या ये 13,77,500 आ रहा है? बताओ बेटा मुझे, आराम से सोच के बताओ, क्या यही आ रहा है? सर आपने कुछ गलती करी होगी। हाँ सर बिल्कुल करी होगी, बताओ क्या गलती करी है? बेटा ये तो मैं अब हर क्लास में करने वाला हूँ कि मैं पक्का आपसे पूछूंगा क्या गलती करी है। फटाफट से 1 मिनट में आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि भाई क्या गलती थी, पता चलिए। बेटा देखो सर, देखो देखो देखो, आपके प्रेफरेंस शेयर्स कितने थे? 7,50,000। 7,50,000 का 5% कितना होता है? 37,500 होता है। एक जीरो कब फालतू लग जाती है अपने को पता भी नहीं चलता। मैं बेटा ये चीज मैं क्यों कर रहा हूं? ये मैं आपको पिछले 3 क्लास से करवा रहा हूं। क्या करवा रहा हूं कि भाई कहीं भी मैं एक्स्ट्रा जीरो लगा दूंगा, कहीं भी कम लगा दूंगा, और आपको पता लगाना है। आपका इससे कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ेगा। बात समझ में आई? सर यहाँ पे 1 जीरो कम आनी थी, हाँ जी बिल्कुल कम आनी थी। आंसर निकालो, 7,25,000 प्लस 90,000 प्लस 90,000 प्लस 37,500 प्लस 75,000 और प्लस आपका कितना है? 1,12,500। बात समझ में आ गई? सर ये हमारा आ रहा है 10,40,000। ये क्या है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। दिस इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है। तो हमारा पहला स्टेप हो चुका है कंप्लीट, बिल्कुल हो चुका है। सर कितना आ गया? 10,40,000। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आराम से हो गया, ठीक है ठीक है। इसके बाद मुझे क्या करना होता है? ऐड और लेस करना होता है। क्या सर? जो मेरे नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, है ना। आ जाओ मेरी बात ध्यान से सुनो।
ध्यान से मेरी बात सुनो सर। सबसे पहले अगर आपको दिख रहा हो यहाँ पे आपको नॉन करंट लाइबिलिटीज का 8% डिबेंचर, 8% बैंक लोन, तो क्या यहाँ पे इंटरेस्ट होगा? हाँ सर हाँ। इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स, बिल्कुल। क्या ये एक खर्चा होता है? हाँ सर हाँ। नॉन ऑपरेटिंग होता है? हाँ सर हाँ बिल्कुल। तो क्या ये यहाँ पे आता है? हाँ जी यहाँ पे आता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो इसके लिए आपको एक एडजस्टमेंट भी गिवन है। तो ध्यान से मेरी बात सुनोगे। अब मुझे क्या करना है? इंटरेस्ट की वर्किंग करनी है। क्या करनी है? इंटरेस्ट की वर्किंग, इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स। वर्किंग नोट नंबर 3, इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स। आ जाओ फटाफट से, इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स। बस बेटा क्वेश्चन खत्म होने वाला है। हमने सबके वर्किंग नोट्स बना लिए, तो एक बार बना लिए तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। देखो अब सुनो, ड्यूरिंग द ईयर एडिशनल डिबेंचर्स वर इशूड एट पार ऑन 1 अक्टूबर। वेरी बेटा क्वेश्चन ही बहुत बढ़िया है, ठीक है। देखो ये बात कर रहा है डिबेंचर्स की। हाँ आपको दिख रहा है 3,75,000 से 6,50,000 हुआ है। हाँ जी, तो इसका मतलब आपने इस साल डिबेंचर इशू करे हैं। यस सर। अगर आपको कोई डेट गिवन नहीं होती तो हम क्या मानते हैं? ईयर एंड पे इशू करें हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे आपको बताया गया है कि आपने कब इशू करें, आपने इशू करें 1 अक्टूबर को। बात समझ में आ गई। और बैंक लोन वॉज रीपेड ऑन द सेम डेट। बैंक लोन जो है आपको दिख रहा है कम हो रहा है, ये कह रहा है मैंने 1 अक्टूबर को ही रीपे किया है। सर इसका इफेक्ट कहाँ पे आता है? इंटरेस्ट पे। अगर आपको नहीं पता तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी वाली जाके देखो वीडियो, बहुत डिटेल में ये पॉइंट मैंने वहाँ पे डिस्कस किया है, जहाँ पे मैंने आपको क्या समझाया है? डिविडेंड एंड इंटरेस्ट की कहानी, ठीक है। आ जाओ सर, सबसे पहले हम बात करेंगे डिबेंचर्स की। सर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। अब सुनो ना, देखो आ जाओ सर। डिबेंचर स्टार्टिंग में कितने के हैं? स्टार्टिंग में आपके पास है 3,75,000 के, सही बात है। लेकिन ये 3,75,000 के डिबेंचर्स कितने महीने के लिए रहते हैं सर? मतलब 3,75,000 का जो बैलेंस है वो कितने महीने के लिए रहा? सिर्फ 1 अक्टूबर तक। इसके बाद तो 6,50,000 हो गए। इसके बाद तो आपने और डिबेंचर इशू कर दिए। तो देखो जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते थे बिल्कुल वैसे ही निकालेंगे कि भाई 3,75,000 पे तो जो मुझे 8% पे करना है वो 6 महीने वाला है, बिल्कुल। इसके बाद तो मेरा बैलेंस 6,50,000 हो गया, बिल्कुल सही। तो 6,50,000 पे मुझे 8% पे करना होगा बाकी 6 महीने के लिए। अब ये 6 महीने कैसे आया? अप्रैल से लेके 30 सितंबर। आपने 1 अक्टूबर को इशू करें, ठीक है। 3,75,000 8% फॉर 6 मंथ्स कितना होता है बेटा? 15,000। बात समझ में आ गई। 6,50,000 8% फॉर 6 मंथ्स 26,000। बोलो हाँ या ना। क्या आपका ये आ रहा है या नहीं आ रहा? बताओ। क्या यहाँ पे भी कुछ गलती हो सकती है? हो सकती है। बताओ कितना आएगा? 41,000। तो ये क्या है सर? ये है जो आपने इस साल डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट पे किया है। हाँ एक तो ये फाइनेंसिंग का आउटफ्लो है, लेकिन क्योंकि आपका खर्चा है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, तो प्रॉफिट में डाल रखा होगा, हटा दो। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, एड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, वर्किंग नोट नंबर 3 कितना सर? 41,000। सिमिलरली अब मुझे बैंक लोन पे निकालना है। बोलो हाँ या ना। सर बिल्कुल निकालना है। आ जाओ सर, आ जाओ। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन बहुत आसान है। हाँ देखो बैंक लोन क्या था सर? आपका स्टार्टिंग में 1,25,000 का था। अगर मैं आपको दिखाऊंगा सर कितने का था? 1,25,000 का, करेक्ट है सर। स्टार्टिंग में 125 का था, फिर आपने क्या किया? इसको रीपे किया है। हाँ 25,000 का रीपे किया है और कितना बैलेंस हो गया? 1 लाख। कब रीपे किया? 1 अक्टूबर को। तो सेम बात है कि भाई 1,25,000 का बैलेंस कितने महीने के लिए था? 6 महीने के लिए। इस पे भी 8% है। हाँ सर हाँ। तो इस पे भी आपने लिखा 6/12 प्लस अब बैलेंस कितना हो गया? 1 लाख रुपए। तो 1 लाख पे 8% फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स। बोलो यस और नो। क्या ये बात समझ में आती है? ऑल राइट। सुनो ध्यान से। 1,25,000 का आपका 8% फॉर 6 मंथ्स कितना हो रहा है सर? 5,000, ठीक है। और 1 लाख का 8% फॉर 6 मंथ्स कितना हो रहा है? 4,000। सर कितना आ गया आपका? 9,000 रुपीज आ गया। क्या आ गया? 9,000 रुपीज। बोलो यस और नो। तो ये इंटरेस्ट आपने बैंक लोन पे किया होगा, बिल्कुल। अगेन क्योंकि खर्चा है, क्या है? खर्चा। तो भाई यहाँ पे आपने प्रॉफिट में डाला होगा, हटाओ इसको। नॉन ऑपरेटिंग है सर, ये तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, आपने नेट प्रॉफिट में डाल रखा है, बिल्कुल। कितना सर? अरे कितना? 9,000 ना। हाँ सर 9,000। मुझे फटाफट से बताओ क्या यहाँ तक आपको समझ में आ गई बात? यस और नो। हाँ सर हाँ। हमारा मेजरली क्वेश्चन खत्म हो चुका है, सच में। हाँ सर एक तो इंटरेस्ट आ गया, क्या और कुछ आएगा? क्या यहाँ पे आपको डेप्रिसिएशन गिवन है? भाई डेप्रिसिएशन आपका यहाँ पे आता है, लेकिन बेटा यहाँ पे मुझे कोई भी फिक्स्ड एसेट नहीं दिख रहा है। दिख रहा है क्या? नहीं। ना डेप्रिसिएशन है, ना गुडविल का अमोर्टाइजेशन है, कुछ भी नहीं है। बस
और इसका मतलब यहाँ पे आपको कुछ भी गिवन नहीं है, ये आपका क्या आ जाएगा, दिस इज योर क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। लिखो फटाफट से, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है, वर्किंग कैपिटल चेंजेस। मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं, आपको बिल्कुल नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है, बात समझ में आ गई। सर ये आएगा मेरा 10,90,000, ये तो मुझे साफ साफ दिख रहा है। अब मुझे फोकस करना है किस पे, वर्किंग कैपिटल पे, करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी पे। आ जाओ सर, कहाँ है, कहाँ, ये रहा। एक तो ट्रेड पेबल्स है, हाँ सर हाँ, एक है ट्रेड रिसीवेबल और इन्वेंट्री। बेटा कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, उनको दिखता है शॉर्ट टर्म बोरिंग्स और वो समझते हैं सर शॉर्ट टर्म बोरिंग्स भी करंट लाइबिलिटी है। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में डिस्कस करवाया था कि सुनो, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स करंट लाइबिलिटी है, लेकिन बेटा उसका ट्रीटमेंट तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हो रहा है। हाँ सर हाँ, ये सुनो सर, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स है ना, वो तो फाइनेंसिंग वाली एक्टिविटी हो गई, ऑपरेटिंग वाली तो नहीं हो रही। बिल्कुल सही बात है, तो यहाँ पे नहीं आती है, उसका ट्रीटमेंट फाइनेंसिंग में होता है। ट्रेड पेबल और ट्रेड रिसीवेबल आपको यहाँ पे दे रखा है। तो अगर मैं बात करूंगा ट्रेड पेबल की, तो बेटा यहाँ पे ट्रेड पेबल बढ़ रहा है, आपकी लाइबिलिटी बढ़ रही है। ऐड होगी या लेस होगी, सर ऐड होगी। ये सुनो, आ जाओ फटाफट से, जब करंट लाइबिलिटी बढ़ती है तो ऐड होती है, एग्जैक्टली ऐड। इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, इंक्रीज इन आपका करंट लाइबिलिटी। सर कितना आ गया, देखो ध्यान से कितना है, ठीक है सर। यहाँ पे आप डायरेक्टली ट्रेड पेबल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स, ठीक है। देखो सर स्टार्टिंग में 250 है, 5 लाख हो गया, तो ये कितना आ गया, 2,50,000। बस क्वेश्चन खत्म होने वाला है, 2,50,000। आई होप अब आपको क्वेश्चन आसान लग रहा होगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपको समझ में आ रही होगी, हाँ या ना, ठीक है। आ जाओ, इसके बाद है आप ट्रेड रिसीवेबल, स्टार्टिंग में 1150 और ये भी बढ़ रहे हैं। सर अगर हमारे एसेट बढ़ते हैं तो माइनस होते हैं, लेस। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल एंड इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स एंड इन्वेंट्रीज आपको इकट्ठे दे रखा है, हाँ कंबाइंड दे रखा है तो कोई बात नहीं। सर कितने से, 1,50,000 से। बस अब इसके बाद आपका क्या आ जाएगा, इसके बाद आपका क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, इसके बाद आपका आ जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश, दैट इज स्टेप नंबर 3, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। सर कितना आ रहा है, 10,90,000 है, हाँ सर बिल्कुल, प्लस 250, यस, माइनस 150, 11,90,000 आ रहा है, बोलो हाँ या ना। सर कितना आ रहा है, 11,90,000, करेक्ट। इसके बाद मुझे टैक्स को माइनस करना होता है, बिल्कुल माइनस करना होता है। और हमने निकाला है, सर क्या निकाला, कि आपने इस साल कितना इनकम टैक्स पे किया है, 62,500। कितना सर, 62,500। तो जो पे किया है उसको माइनस करेंगे, लेस सॉरी इनकम टैक्स पेड। सर वर्किंग नोट नंबर 3, हाँ जी बिल्कुल, 62,500, बोलो हाँ या ना। लेस कर दिया, हाँ सर लेस कर दिया। इसमें से 62,500 माइनस करेंगे, सर कितना आ रहा है, 11,27,500। अब मेरी बात सुनो, अब ये क्या है सर, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी। मुझे बताओ क्या आपको पूरे क्वेश्चन में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गिवन है, नहीं। इसका मतलब बेटा यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा, और फाइनल आंसर मैं लिखूंगा आउटर कॉलम में 11,27,500। क्या लिखूंगा, देखो ध्यान से सर, मैं यहाँ पे लिखूंगा नेट कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो ये हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी खत्म हो गई। बताओ बेटा कोई दिक्कत हुई क्या, आप खुद बताओ। अभी तो हमने सिर्फ 2-3 क्वेश्चंस करे हैं, जितने ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अब आप कर लोगे उतने ज्यादा क्लैरिटी आपको आ जाएगी। कॉन्सेप्ट मैंने आपको इतने डिटेल में लॉजिकल समझाए हैं। ये सुनो, ये मानते हो ये बात या नहीं, बोलो हाँ या ना। राइट, मुझे लगा था आज की वीडियो में 1 घंटे में खत्म कर दूंगा, लेकिन बेटा ऐसा होना हो पा नहीं रहा है। देखो आओ सर, फाइनेंसिंग आ जाओ फटाफट से, फाइनेंसिंग। अब फाइनेंसिंग में आपको पता है क्या करना है, आ जाओ। कहाँ गया मैं, हाँ सर हाँ। सर सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल आपका बढ़ रहा है, हाँ सर हाँ। तो 11,25,000 से 13,75,000 हो गया, राइट। तो इसका मतलब 2,50,000 है, यस सर, यस क्या है, 2,50,000। तो यहाँ पे आप लिख दोगे सर 2,50,000। इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स या प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, वो आप लिख सकते हो, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। सर कितना आ रहा है हमारा, ये आ रहा है 2,50,000। डन है, हाँ जी डन है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अगर आप देखोगे तो वो कम हो रहे हैं, हाँ सर कम हो रहे हैं, राइट कम हो रहे हैं। देखो देखो ध्यान से सुनो, आपको बोला था प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड एट पार एट द एंड, कोई दिक्कत नहीं है। आपने 2,50,000 के पे करें, हाँ जी बिल्कुल पे करें। तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ 5% प्रेफरेंस शेयर्स, ऑल राइट। कितना सर, अगेन 250 है, इसका भी 250 आ रहा है, देखो हाँ सर 250 आ रहा है। तो 250 आपने क्या किया, रिडीम किया है, ऑल राइट।
इसके बाद देखो यहाँ पे अब आपका आएगा बोरिंग्स पे, ठीक है। लेकिन उससे पहले जो बच्चे गलती करते हैं इसको भूल जाते हैं, किसको? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को। फाइनेंसिंग में मैंने इतना जोर से बोल के आपको समझाया था कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को जरूर देखना है। देखो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बढ़ रहा है, इसका मतलब जो आपने शेयर इशू करे हैं वो प्रीमियम पे करे हैं। क्या बताया था मैंने आपको फाइनेंसिंग में कि अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बढ़ रहा है तो वो मेरा इनफ्लो है, लेकिन अगर कम हो रहा है तो वो मेरा आउटफ्लो नहीं माना जाता। इसकी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन वहां पे दे दी थी, ठीक है। 25,000 से सर बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है, तो यहां पे मैं नॉर्मली लिख सकता हूं इंक्रीज इन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। इसको आप यहां पे भी ऐड कर सकते हो 250 के साथ में, आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है। इंक्रीज इन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना सर? 25,000। 1000 है या 100 है? चेक कर लो सर, 25,000 है, ठीक है। इसके बाद आते हैं बेटा नॉन करंट लाइबिलिटीज पे, दैट इज डिबेंचर्स और बोरिंग्स। अगर बात करेंगे डिबेंचर्स की, सर डिबेंचर आपने इशू करे हैं 6,50,000 माइनस 3,75,000, 2,75,000 के इशू करें आपने। डिबेंचर इशू करें, यस सर यस, डिबेंचर इशू करें। तो फोर्थ में आपने क्या लिखा? सर हमने इशू करें, मतलब इशू ऑफ 8% डिबेंचर्स। पैसा आया है? हाँ सर पैसा आया है। कितना आया है? 2,75,000 का। अगर मैं बात करता हूं बैंक लोन की, किसकी सर? बैंक लोन की। तो बैंक लोन आपने रीपे करा है, आपको पता है रीपे करा है? हाँ सर हाँ, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, ऑल राइट। सर कितने का आपने रीपे करा है? देखो ना, आप खुद देखो सर, हमने रीपे करा है 25,000 का, 25,000 का आपने रीपे कर दिया, ऑल राइट। तो ये तो हमारा हो गया। अब आते हैं इनके एक्सपेंसेस पे, मतलब डिविडेंड और इंटरेस्ट पे। मैं ऑलरेडी सब कुछ निकाल चुका हूं, सबका सब कुछ निकाल चुका हूं। देखो बेटा मैंने सब कुछ निकाल दिया, आप ही ने निकाला। यहाँ पे जो डिविडेंड आपने पे किया है इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स पे निकाल चुके हो, हाँ। तो डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स, डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर्स, सर कितना पे किया आपने? आपने पे किया 90,000 का। क्या आप खुद निकाल चुके हो? हाँ, मैं तभी तो बोल रहा हूं वर्किंग नोट्स बनाने के बाद क्वेश्चन खत्म हो जाता है, राइट। सेवेंथ सर डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। मुझे पता है यहां तक बहुत ही कम बच्चे पहुंचे होंगे, क्योंकि इतनी लंबी वीडियो सबके बस की बात नहीं है देखना, ठीक है। जिनको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं वही देख सकते हैं, बाकी तो 20-25 मिनट में ही हार चुके होंगे और वो जा चुके होंगे। तो अगर बेटा अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो आपके लिए एक एप्रिसिएशन बनता है, बहुत बढ़िया, ठीक है। आप में पेशेंस है कॉन्सेंट्रेशन करने की, कॉन्सेंट्रेट करने में, कॉन्सेंट्रेट आप कर पा रहे हो इतने लंबे टाइम तक, तो बेटा ये आपकी सुपर पावर है कि भाई अगर आप 1.5 घंटा, पता नहीं कितना हो चुका है, 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी हो चुका है, अगर आप 1-1.5 घंटे तक प्रॉपरली बैठ के एक वीडियो देख पा रहे हो तो ये आपकी सुपर पावर है, आपको बहुत हेल्प करेगी, राइट। कि भाई ऐसा नहीं हुआ कि आप चले गए इंस्टाग्राम चला लिया, नहीं, पढ़ रहे हो ना, बहुत मजा आएगा आपको, ठीक है। देखो डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स कितना आ गया? 37,500, 37,500, ठीक है। फिर आपने इंटरेस्ट पे किया है? हाँ सर हमने इंटरेस्ट पे किया। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट पेड ऑन 8% डिबेंचर्स, ये भी आप निकाल चुके हो ना। ये देखो सर कितना पे किया था? 41,000, और बैंक लोन पे 9,000, बस लिख दो। इंटरेस्ट पेड ऑन 8% डिबेंचर्स कितना है सर? 41,000 पे कर दिया, हाँ जी। और फिर आता है बैंक लोन, बस इसके बाद क्वेश्चन खत्म हो गया। इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक लोन, वाह सर वाह, इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक लोन, राइट। सर कितना? 9,000, बोलो हाँ या ना, यस और नो। क्या और कुछ बचा क्या? मेरे हिसाब से तो नहीं बचा, आपके हिसाब से बचा है तो बताओ। क्या आपको बात समझ में आ गई? ठीक है, फटाफट से देखते हैं बेटा आंसर कितना आ रहा है। देखो 250 माइनस 250 प्लस 25,000 प्लस 2,75,000 माइनस 25,000 माइनस 90 माइनस 37,500 माइनस 41,000 एंड माइनस 9,000। द आंसर इज स्टिल पॉजिटिव, पॉजिटिव में आ रहा है। क्या बात है भाई, क्या बात है। आंसर आ रहा है हमारा 97,500। दिस इज नेट कैश फ्लो, क्योंकि पॉजिटिव में है, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ऑलराइट। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। देखो 6 मार्क्स में इतना बड़ा क्वेश्चन जनरली नहीं आएगा, आना भी नहीं चाहिए, काफी मुझे लगता है काफी बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन स्टिल अभी इस क्वेश्चन में काफी सारी एडजस्टमेंट्स मिसिंग है। जैसे मशीनरी की डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट की मिसिंग है, वो एग्जाम में आने के चांसेस ऑलमोस्ट होते ही हैं कि आएगा ही आएगा, राइट। किसी ना किसी क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मिसिंग होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में काफी सारी एडजस्टमेंट्स थी जो आपको समझ में आई होगी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी काफी बड़ी थी, वो क्लियर हुआ होगा। ऑपरेटिंग हमने पूरा किया, प्रोविजन फॉर टैक्स की एडजस्टमेंट थी। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा और कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि हाँ यार ऑपरेटिंग मुश्किल नहीं है।
आपको जो लग रहा है ऑपरेटिंग मुश्किल है, नहीं, अभी तो हमने 2-3 क्वेश्चंस करे हैं, दुनिया भर के क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन हाँ बेटा, अब मैं आपसे बस 5 मिनट के लिए कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो सर? देखो, इसके बाद मैं बोल सकता हूँ कि मैंने आपका 100% सिलेबस कंप्लीट करवा दिया, ठीक है। एक आधा जो थोड़ा बहुत टॉपिक बचा होगा, जैसे आपकी 3rd बुक का 2nd चैप्टर, उसके लिए मैं एक आधे घंटे की वीडियो डाल दूंगा, थियोरेटिकल चैप्टर है। लेकिन हाँ, जो मेन सिलेबस आपका था वो मैंने पूरा का पूरा आपको कंप्लीट करवा दिया, और इस बात की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है, राइट। लास्ट ईयर भी मैंने ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया था, लेकिन इस बार जितना डिटेल में मैंने पढ़ाया है ना, ठीक है, मुझे पता है पिछले बार से बहुत डिटेल में हमने पढ़ा है, बहुत सारे क्वेश्चंस करे हैं। आई थिंक 125 के अराउंड वीडियोस है, और सारी वीडियोस लेंथी वीडियोस हैं, यस और नो। तो बेटा, इस चैनल को ओपन करने का जो मेरा मोटिव था, जो पर्पस था, तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मैं उस पर्पस को फुलफिल कर पा रहा हूँ, यस और नो। ये चैनल मैंने उन्हीं बच्चों के लिए बनाया था कि अगर आप किसी कोचिंग में नहीं जा रहे हो, राइट, आपने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं कर रखी है, तो आपको ये फील नहीं होना चाहिए कि यार मैं कहीं ना कहीं लैग कर रहा हूँ, है ना, कि भाई मैं इनसे पीछे चल रहा हूँ, ये तो कोचिंग जा रहे हैं। आई होप अगर आपने स्टार्टिंग से लेके एंड तक सारी वीडियोस देखी हैं, सारी क्लासेस देखी हैं, आपको अब ये फील आ रहा होगा कि नहीं, ऐसा नहीं है, हमने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया है। काफ़ी सारे बच्चे मुझे ये भी बोलते हैं कि सर, जो हम अपनी कोचिंग में पढ़ते हैं उससे ज़्यादा डिटेल में हम यहाँ पढ़ रहे हैं। और अगर ऐसा है तो बेटा, इससे खुशी की बात मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकती कि आपको कोचिंग की जो कमी है वो फील नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चैनल का पर्पस ही यही था कि मुझे आपको पूरा का पूरा सिलेबस करवाना है, राइट, और डिटेल में कराना है। ऐसा नहीं कि प्रमोशनल वीडियो, कि 4 वीडियो डाल दी, 5 वीडियो डाल दी और आप मेरा कोर्स परचेज कर लो। मैंने कभी भी आपको ऐसा नहीं बोला कि भाई आपको परचेस करना ही पड़ेगा। जो क्लासेस में होता है, जो हमारी लाइव क्लासेस में होता है, वो डेफिनेटली होता है, डिटेल में होता है, उसके कुछ एडवांटेजेस हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि यूट्यूब वालों में कुछ डिसएडवांटेज होगा, है ना। सिलेबस तो यहाँ भी मैंने आपको पूरा का पूरा कंप्लीट कराया। तो मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, उन बच्चों से रिक्वेस्ट है कि भाई जिन्होंने मुझे स्टार्टिंग से फॉलो किया है, स्टार्टिंग से हमने साथ में पढ़ाई करी है ना, स्टार्टिंग से आप मेरी वीडियोस देख रहे हो, मुझे कमेंट सेक्शन में बेटा ज़रूर बताना कि क्या अब आपको ऐसा फील आ रहा है कि हाँ, हमारा पूरा का पूरा सिलेबस हो गया, अकाउंट्स में आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है या नहीं आ रहा। अभी हम बहुत रिविजन्स करेंगे, है ना, हम बहुत क्वेश्चंस करेंगे, हमारी हर संडे मेंटी भी होगी, मैं आपको MCQs भी कराऊंगा, मैं आपको CUET की तैयारी भी कराऊंगा, ये सुनो। लेकिन मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि हाँ सर, मज़ा आ गया, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सच बता रहा हूँ, मुझे इस टाइम पे बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ, कि भाई जो इतना बड़ा सिलेबस था हमारा टाइम रहते कंप्लीट हो गया। हमारे पास 2 महीने हैं, मैं आपको रिविजनरी वीडियोस, 1 शॉट, लाइव क्लासेस, जो भी होगा वो हम ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो मेरी बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, और हो सके तो आप इंस्टाग्राम की स्टोरीज में या व्हाट्सएप की स्टोरीज में आप पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को शेयर कर सकते हो, ताकि भाई जिन बच्चों को नहीं पता है ये चैनल के बारे में, और जिनको शायद अकाउंट्स में प्रॉब्लम हो रही है, उनकी हेल्प हो सकती है। आपको नहीं पता, शायद आपके शेयर करने से किसकी कितनी बड़ी हेल्प हो जाए, जो कोचिंग नहीं जा पा रहे। बहुत सारे बच्चे हैं, मैं भी नहीं जा पाता था भाई, है ना, 11th-12th में मैं भी कोचिंग नहीं गया था, तो मैं समझ सकता हूँ कि यार कोचिंग नहीं जा रहे हो तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा लगता है कि यार कहीं मैं कहीं पीछे तो नहीं रह रहा। तो मेरी कोशिश है कि वो फील आपको नहीं आनी चाहिए कि कोचिंग वालों से आप पीछे रह रहे हो, ठीक है। तो मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हो, मुझे टैग कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि हाँ, ये प्लेलिस्ट काफ़ी सारे बच्चों को हेल्प कर सकती है, ये सुनो। बाकी अगर जो बच्चे लाइव क्लास अटेंड करना चाहते हैं, तो हमारा फास्ट ट्रैक कोर्स आज स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये उन बच्चों के लिए बेटा जो लाइव क्लास अटेंड करना चाहते हैं, लाइव रिविजन्स करना चाहते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जो अफोर्ड कर सकते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, उनको हेल्प हो जाएगी। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते हो तो पेरेंट्स पे प्रेशर डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपका कुछ नहीं छूट रहा है, कुछ भी नहीं छूट रहा है, मैं आपको यूट्यूब पे रिविजन्स करवा दूंगा, ये सुनो। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है कि यार आपको डेली पढ़ना है, कंसिस्टेंसी से पढ़ना है, कि डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होता है, तो एक बार पढ़ेंगे, डेली पढ़ेंगे, 1.5-2 घंटे की क्लास होगी, तो वहाँ पे डिसिप्लिन मेंटेन हो जाएगा, सिलेबस कवर हो जाएगा। अगर आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है, ये सुनो। आई होप बेटा आपको मज़ा आया होगा, राइट, ठीक है। तो मिलते रहेंगे ऑफकोर्स। अभी तो सिलेबस कंप्लीट हुआ है, रिविजन्स वगैरह करेंगे, सब कुछ करेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, आराम से बात करेंगे। टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आपने नहीं किया है, मैं नोट्स वगैरह भी अब आपको शेयर करता रहूँगा, सब कुछ आपको मिलता रहेगा, ठीक है। बाय एवरीवन, टेक केयर, मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी।